दोस्ती के ऊपर एक कुछ विचार करना ज़रूरी है कि किस तरीके के दोस्ती रही है मेरी। और आज एक ऐसे किस्से के बारे में उल्लेखन करूंगा जहां पे मेरा दोस्ती के ऊपर से जो है विश्वास उठ गया। इस वजह से विश्वास उठा क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि इसमें भी कुछ नहीं पड़ा हुआ है। जैसे कि मैं आपसे कई बार ये भी कह चुका हूं कि मेरे कुछ ब्रेकअप्स हुए, उसकी वजह से मुझे पता चला कि इन ब्रेकअप्स में भी, इन औरतों में भी या मर्दों में, मतलब अगर आप औरत है सुन रहे हैं तो कोई सुख नहीं है। वैसे ही वैसे ही दोस्ती में भी कुछ ऐसे अनुभव हुए मेरे, जहां पे कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहूंगा। और पहले तो ये समझते हैं कि एक बार रिवाइंड करते हैं कि ब्रेकअप को लेके क्या हुआ एग्जैक्टली। थोड़ा सा वो 10-15 सेकंड में मैं बताने की कोशिश करूंगा, 1 मिनट लूंगा इसमें। 2016 में एक बंदी आई। उस वक्त मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी लोनलीनेस को लेके। उसके बाद उससे प्यार किया, 1-2 साल उससे रिलेशनशिप चला। तीसरे साल तक आते आते उसको समझ में आने लगा था कि कॉलेज जो है वो मेरा ख़त्म होने वाला है, तो अब इस लड़के से हाथ छुड़ाने का टाइम आ गया है। क्योंकि उसका पहले से ही माइंड सेट था कि मुझे किसी और से शादी करनी है, बिकॉज हमारे इंटरकास्ट इश्यूज थे। 2019 आया, फिर एक फाइनली ऐसी लड़की से मुलाकात हुई जिसको लिटरली मैंने सोचा था कि ऐसी लड़की होनी चाहिए। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी सीख है। जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप अपने सपनों के राजकुमार के साथ नहीं जाते, अपने सपनों की रानी के साथ नहीं जाते हैं। आप उसके साथ जाते हैं जो नेक्स्ट अवेलेबल हो, जो 60-70% उस तरीके का हो जैसा आप चाहते थे। तो होता क्या है, जब आप ब्रेकअप करते हैं ऐसे लोगों के साथ, तो आपके अंदर फिर से एक जो हंगर है वो वापस स्टार्ट होती है। क्योंकि अभी आपको वो नहीं मिली है जो आपकी सपनों की राजकुमारी हो, सपनों का राजकुमार हो। जैसे मेरी जो 2019 में बंदी थी, उसने मेरे को मैसेज किया कि मुझे आपकी सिंगिंग पसंद है और आपसे सिंगिंग सीखना चाहती हूँ। और मैंने उसको पहली बार में देखा तो पसंद कर लिया, और उससे बात करता था धीरे धीरे। उसने काफ़ी सॉफ्ट थी वो, इन द सेंस काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन थी, इन द सेंस she used to treat me like a baby, and I wanted to be treated like a baby, which was not there in 2016's relationship. तो हुआ क्या कि she started treating me like she used to call me babu and bachcha and all that, and I wanted to experience that, because in 2016's relationship I was not having that प्रिविलेज। बट 19 तक आते आते अगेन सपनों की रानी, एक जो आप कहते हैं ना कि बचपन से सोच के रखा था, एकदम एग्जैक्टली वैसी लड़की मिली। और फॉर्चुनेट हूं मैं एक्चुअली कि मुझे ऐसी लड़की मिली, क्योंकि अगर मुझे नहीं मिलती तो शायद मेरे अंदर फिर से यही होता कि नहीं, ये यार ये वाली लड़की मिलनी चाहिए। क्योंकि समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं। होता क्या है कि आप ब्रेकअप करते हो, ब्रेकअप करने के बाद आप फिर ढूंढने लगते हो। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपको अपने सपने राजकुमार, सपने का रानी नहीं मिल रही। 19 में आते आते खत्म हो गया। अब आपको मैं लेके चलता हूं एक ऐसे दर्दनाक कथा की तरफ जो मेरी जिंदगी में उतरी। बचपन से ही मैं अपने दोस्तों के प्रति बहुत लॉयल रहा हूं, अपने मित्रों के प्रति, अपने प्रेमिका के प्रति हमेशा से मैं लॉयल रहा हूं। मुझे बस इतना चाहिए था कि बस कोई हो जिससे मैं प्यार करूं, वो मेरे से प्यार करे, और अगर वो गूंगी भी हो तो भी मैं कर लूंगा। लेकिन
ब्रह्मांड आपके भाग्य को कुछ और ही बना कर चलता है, ब्रह्मांड कुछ और ही सोच के चलता है, और हर किसी को वो चीज नसीब नहीं होती जो वो चाहता है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मुझे वो सब नसीब हुआ, जहां से मुझे एहसास हुआ कि इन सब में कुछ नहीं पड़ा हुआ। जब मेरे अंदर ये प्रेमिका को लेके एक इच्छा थी, साथ ही साथ एक दोस्त को लेके भी इच्छा थी मेरे अंदर, और 2014 में जब मैं कॉलेज में गया तो मेरी दो दोस्त जो हैं वो बनी। और क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में था तो वहाँ पे सिर्फ 4-5 लड़के थे, और वो भी साउथ इंडियन थे। नॉट दैट कि आई डोंट लाइक साउथ इंडियन, इट वाज जस्ट दैट कि आई वाज नॉट हैविंग दैट वाइब्स विद देम। सो ये दोनों नॉर्थ की थी, तो मेरा इनसे बात होना स्टार्ट हुआ, और ये बहुत बड़ी चोट है। आपको आगे पता चलेगा कि क्या हुआ एग्जैक्टली। मैं थोड़ा सा इसमें बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो पहली बार जब 14 में मैं कॉलेज गया तो जो मेरी ये दो मित्र थी, ये मैंने इनको देखा। उसमें से एक को तो मैं पसंद करता था बिकॉज मुझे उससे प्यार करना था, और अगर वो फर्स्ट ईयर में को शादी के लिए हाँ बोल देती तो फोर्थ ईयर तक शादी कर लेते। इतना डेस्परेट आदमी था मैं। और जो मेरी दूसरी दोस्त थी वो काफी सीधी थी उस वक्त, और दोनों से ही मैं फर्स्ट ईयर के एंड तक आते आते काफी ज्यादा क्लोज आ गया। इन द सेंस बहुत क्लोज नहीं आया था, बट कहीं ना कहीं ये दोनों मेरे को एक जगह नहीं देती थी, क्योंकि मेरे कोई और दोस्त नहीं थे और ये लोग मेरे क्लास में थे, प्लस ये लोग नॉर्थ की भी थी। तो मुझे बाकी केरला वाले थे, केरलियंस थे, कनाडा के लोग थे, तो मेरा वाइब्स मैच नहीं होती थी उनके साथ। तो एक आप फिक्स्ड चीज़ देखोगे, जैसे आप चेन्नई में जाओगे, कर्नाटका में जाओगे, तो आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट जो है उनका एक ग्रुप होता है और साउथ ईस्ट जो है उनका एक ग्रुप होता है। बिकॉज आप उनके साथ वो सब बातें कर सकते हो। आप राजू श्रीवास्तव के बारे में बात करोगे तो उनको पता होगा आप कपिल शर्मा के बारे में बात करोगे उनको पता होगा, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता। तो एनीवे, सो मेरे वैसे तो क्लास में और भी लड़कियां थी, लेकिन मुंबई की थी कोई, तो पर मेरा वाइब जो है इन लोगों के साथ मैच हुआ। तो मैं सोचता था कि मैं पहली बार जब मैं इनसे मिला तो दोनों से 15 अगस्त 2014 को कॉलेज से परमिशन आई कि कॉलेज पे बोला कि मैंडेटरी है आपको झंडा फहराया जा रहा है, या क्या बोलते हैं उसको, झंडे को क्या कह सकते हैं मतलब देयर विल बी फ्लैग and the flag will be present on the day of 15th on the Independence Day. I don't know the exactly terms क्या होंगे. First time I met them and वैसे तो मैं पहले भी मिल चुका था, लेकिन पहली बार मैं वहाँ से आया और इनको ये भी आई साथ में दोनों लोग, और मैं फूड कोर्ट के सामने जैसे ही ख़त्म हुआ सारा चीज़, तो हम फूड कोर्ट के सामने बैठे हुए हैं, सामने से रोड जा रही है और सुबह का टाइम है, 8:30 बजे का टाइम है, तो सन जो है वो इतनी ऊपर नहीं आ रखा है और
मैं इन दोनों से पहली बार बात किया। और एक को तो मैं पसंद ही करता था, जैसे मैंने बताया 2016 वाला जो था उसमें से एक था, और एक जो थी मेरी मित्र थी उसमें से। और हमारा वहाँ से पहली बार जो है कह सकते सिलसिला जो है स्टार्ट हुआ, दोस्ती का सिलसिला। हम लोग पहले दोस्त थे, हम हमेशा पहले अच्छे दोस्त बने, उसके बाद फिर एक के साथ मेरा अफेयर जो है वो स्टार्ट हुआ। मुझे कुछ नहीं पता था दुनिया के बारे में, जितना था मैं मुंबई गया हुआ था, उससे पहले मैं मेरठ आया हुआ था, लेकिन मैं कुछ सीख नहीं रहा था। आई वॉज जस्ट 20 ईयर ओल्ड एंड मैंने पहली बार इन लोगों से मिला। मुझे नहीं पता था क्या है क्या नहीं है, दुनिया कैसी होती है क्या होती है। उस समय तो एक मन होता है बस कि हम सोच रहे होते हैं कि 28 साल 30 साल 35 साल की उम्र में हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता। उस वक्त एक इल्यूजन होता है लाइफ को लेके, और लाइफ की एक गलत फहमियाँ होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं। बट वो जो एक स्टेट होती है जहाँ पे हम छूट में जी रहे होते हो, घर से पैसे आ रहे होते हैं, हॉस्टल के और इसके खाने पीने के, वो एक बड़ा यादगार पल होता है, हसीन पल होता है। और पहली बार जब मैं इनसे मिला तो मेरे पास लड्डू था इंडिपेंडेंस डे का, तो मैंने लड्डू शायद ऑफर किया या खुद ही खाया वहाँ साथ में। और पहली बार हमने बात करी कि तुम कहाँ से हो। उसने बताया मैं इस शहर से हूँ, उसने बताया मैं यहाँ से हूँ, और हमारी वहाँ से थोड़ी बहुत बात हुई। तो शुरू में ही ये दोनों जो है ना मेरे को एक्सेप्ट नहीं करने को रेडी थी, बिकॉज मैं एक लड़का था और दे वर लाइक मोर प्राइवेट। एंड आपने देखा होगा ना ऐसे कॉलेज में लड़कियां होती हैं कि वो दे आर लाइक दे डोंट गेट विद द बॉयज easily because they have this you know they get uncomfortable and so मैंने सोचा कि शायद they are very shy and they have such a background and little bit they were belonging from village, अपने गांव से आए थे सब दोनों। तो एक सोच थी, कंजर्वेटिव सोच थी, एक बहुत रिलीजियस थे दोनों लोग। और मैं उनसे मिला और मतलब जैसा तो आप जानते हैं मैं बहुत अकेला फील करता था कॉलेज में भी, और मुझे एक लाइट दिखी, एक प्रकाश दिखा कि यार अब शायद मेरी दोस्ती हो जाए, मेरे दोस्त मेरे जीवन में आ जाएंगे, प्लस ये लड़की भी है मुझे पसंद करती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। और मैंने लड्डू शेयर किया या कुछ ऐसे बातें हुई हमारी पहली बार कि तुम कहाँ से हो, क्या इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी उनको, दे हैड दिस प्रॉब्लम इन इंग्लिश। तो मेरा इंग्लिश शुरू से सही रहा है। मेरी मम्मी ने शुरू से शी मेड श्योर दैट आई हैव टू बी गुड इन इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है मुझे। तो आई थिंक दे वर फ्रॉम हिंदी मीडियम, आई डोंट नो, मे बी आई एम getting blurry in my memory. And suddenly what happened was then they told that ठीक है अब हम चलते हैं। और फिर हम अगले दिन मिले कॉलेज में, हमारा क्लिनिक भी साथ में होता था, स्टडीज भी साथ में होती थी। and I just met them again, tried to approach them, get into the friendship with them. एंड धीरे धीरे जब कॉलेज ख़त्म होता था तो तब तक तो मेरे साथ रहती थी, लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद दे यूज्ड टू गो अकेले चाय पीने, एंड दे नेवर अलाउड मी बिकॉज दे वर शाय और दे हैड दिस कंजर्वेटिव बैकग्राउंड ऑलवेज। बट somehow I were connected with them because they had this thing about them. They have this उनके अंदर कुछ बात थी जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। नॉट दैट कि आई हैव समथिंग इन माई माइंड, बट आई हैव सम सिमिलर इंटरेस्ट। अक्षय कुमार की पुरानी मूवीज भी वो देखते थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैच करती थी। और मैं पहली बार उनसे मिला कॉलेज में, तो बात करके भी मुझे पता चला कि नहीं, दे आर लाइक मी, बिकॉज एज अ फ्रेंड आप ऐसे लोगों से मिलना चाहते हो जो आपसे थोड़े से सिमिलर हो। एंड सडनली व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट कि मैं कॉलेज में गया और क्लासेस स्टार्ट हुई हमारी, एंड धीरे धीरे दिन बीतते गए हमारे।
और रोज मैं उनके पास जाके जोक्स मारने लगा। तो पहले तो वो मुझे बैठाते नहीं थे अपने पास, क्लासेस होती थी हमारी, इंटरैक्ट बिल्डिंग, आई स्टिल रिमेम्बर, वो क्लासेस होती थी, हमारे टीचर्स थे और कुछ खड़ूस टीचर्स थे, कुछ अच्छे टीचर्स थे। तो सम टीचर्स वर लाइक वी यूज्ड टू हेट देम, एंड कुछ अच्छे थे, कुछ थोड़े बहुत फनी टीचर थे। तो मैं हमेशा उनके आसपास ही बैठता था कि आई यूज्ड टू लाइक पास अ जोक ऑन देम कि और भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, और कैसा चल रहा है तुम लोग का, इंग्लिश में सीख लिया, ये वो, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, बताओ मुझे, कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं आऊँगा हेल्प करने। तो इस तरीके कहीं ना कहीं मुझे एक आई वॉन्टेड टू बी क्लोज विथ समबडी बिकॉज आई नेवर हैड दैट अपॉर्चुनिटी। भले ही वो मुझसे प्यार नहीं करती, उसमें से एक जो लड़की थी वो मुझसे प्यार नहीं करती बाद में, लेकिन फिर भी मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट था कि कोई साथ में हो। तो फर्स्ट ईयर में तो एक मेरा दोस्त था, तो मैं यूजली उसके साथ ही रहता था, और कॉलेज का भी कुछ किस्से हुए, अल्कोहल वाले, गांजा वाले किस्से हुए, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा। बट फर्स्ट ईयर एंड होते होते मैंने उस दोस्त को छोड़ दिया बिकॉज मुझे वो दोस्त जान पसंद नहीं आता था, लड़का वो जो था, बिकॉज बॉयज आर ऑल अबाउट दारू एंड नॉट टॉकिंग, शट द माउथ अप, no emotion sharing, nothing like that, and like just drink alcohol and मस्ती करेंगे, और ये लड़की अच्छी है, वो लड़की सुंदर है, इसको पटाना है, उसको आज मैसेज कर दिया, इसको इंस्टाग्राम पे बोल दिया आई लव यू, उसको मैसेज मार दिया, कल उसने मैसेज रिप्लाई किया पहली बार जिंदगी में, यही सब बातें। एक तरफ है सिर्फ लड़कीबाजी और दूसरी तरफ है दारू। और फिर भाई ये सीरीज देखी, गेम ऑफ थ्रोन्स का आया हुआ है सीजन 2, सीजन 3 आ रखा है। हाँ भाई पहला एपिसोड देखा, बड़ा सही था यार, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ भाई, ये वाली सीरीज भी देखनी है, ये भी सीरीज देख, वो मूवी देख, ये वाली मूवी चलेगा, अरे हॉलीवुड की एक मूवी आ रही है, सुपरमैन आ रही है, चलेगा क्या, ये चलेगा वो चलेगा। सो यही चलता रहता है, कोई एक कभी बैठ के ये नहीं होता भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो बता भाई क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्या हो गया दिक्कत, भाई मुझे ये हो रहा है, कुछ नहीं, कुछ तो I had this tendency to be attracted towards all these women because लड़कियां जो है ना वो बात करती, and they used to understand my emotions, so naturally मैं उनकी तरफ inclined हो रहा था। because अगर आप ये क्वेश्चन उठाओगे why girls, why not boys, so girls जो है वो कहीं ना कहीं समझती हैं, बेटर समझती हैं बॉयज से, बट बॉयज काटते नहीं है, गर्ल्स काट भी देती हैं। तो ये एक डुअलिटी क्रिएट हो रही है, कुछ लो तो कुछ देना पड़ेगा साथ में, कुछ लोगे कुछ खोना पड़ेगा। तो धीरे धीरे दिन बीतते गए और सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया। तो स्टडीज में लोग वीक थे तो मैं हेल्प करता रहता था, तो धीरे धीरे दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मी। वन डे जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, शी कॉल्ड मी, मतलब होने वाली गर्लफ्रेंड थी, उसको कुछ सिम विम दिलाना था बिकॉज एक लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था एंड शी वांटेड टू चेंज अ नंबर। तो मेरे को कॉल किया उसके बॉयफ्रेंड ने, कहा कि यार भाई पार्थ आ जाए, इसको यहाँ भाई, इसको आधार कार्ड है तेरे पे? मैंने कहा हाँ भाई आधार कार्ड है, तो इसको यार नंबर दिला दे यार, कोई लड़का पीछे पड़ा हुआ। तो मैंने कहा ठीक है मैं दिला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं इससे प्यार करने वाला हूँ, मैं इसको पसंद करता था। तो मैं गया और बारिश हो रही थी बहुत, वहाँ पे बहुत बारिश होती है, मैंने फाइनली उसको सिम कार्ड दिला दिया और अपने नंबर पे, और वो नंबर उसने 2-3 साल चलाया था, बाद में फिर चेंज कर दिया था क्योंकि उसको काफ़ी मैंने सिम कार्ड दिलाए, 2-3 सिम कार्ड दिलाए थे अपने नाम पे। और आज भी आधार कार्ड में अगर देखे तो या तो मैंने अपने लिए लिए या तो उसके लिए लिए। उसके बाद ऐसी कोई लड़की नहीं हुई जिसके लिए मैंने सिम कार्ड इतने खरीदे होंगे। तो सिम कार्ड दिलाया, सिम कार्ड दिलाने के बाद मैंने उसको सिम कार्ड दे दिया। तो शी गॉट दिस आइडिया बिकॉज शी हैड दिस लेट्स कॉल हर माया। तो माया ऑलवेज हैड दिस टेंडेंसी टू हैव अ सपोर्ट अराउंड।
तो शी सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम। उसने पहली बार जीवन में अपने देखा कि ये लड़का मेरी एक्चुअली हेल्प कर रहा है बुरे टाइम में। आज बुरा टाइम चल रहा है तो पहली मैंने हेल्प करी उसकी। और मुझे तो करनी ही थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी वो, और तो मैंने कर दिया, उसको नंबर दे दिया और थैंक्स बोल के चली गई। तो मुझे पता था यही होने वाला है, तो मैं वापस आ गया हॉस्टल अपने। अच्छा, हॉस्टल में लेटे लेटे बाहर बारिश होती रहती थी। मेरा फ्रेंड था रूममेट भास्कर, वो राइट साइड लेटा रहता था। कभी 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 उसका कॉलेज होता था तो हम मोबाइल चलाते रहते थे। उसमें इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक था। तो कभी मैं हारमोनियम पे गाने बजा रहा हूँ, कभी तो रियाज कर रहा हूँ, तो ये भी होता रहता था। एंड आई वॉज लाइक लिविंग आई वॉज लिविंग अ वेरी नाइस लाइफ, बट अंदर ही अंदर एक परेशानी और तन्हाई हमेशा चलती रही मेरे अंदर। उसके बाद कि क्या हुआ कि धीरे धीरे सेकेंड ईयर आते आते मैं इनसे काफ़ी क्लोज हो गया और इन लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू कर लिया। पहली बार जब इन्होंने कहा कि चलो आज तुम भी हमारे साथ चाय पीने चलो 5 बजे के बाद, क्योंकि 5 बजता था, इनकी हमेशा से एक वो रहती थी कि चाय पीना है। और दिन में 3 बार ये लोग चाय पीते थे। वो नॉर्थ ईस्ट थे या थोड़े कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से थे या जो भी है, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि हर कोई ऐसा होता है, मतलब तो चाय पीना था। तो पहली बार बोला कि अच्छा तुम भी आ जाओ। नहीं तो यूजली क्या होता था, मैं उनके साथ निकलता था कॉलेज छूटने के बाद और बोलते थे आप जाओ हम लोग जा रहे हैं। तो दैट वॉज वेरी रूड। एंड मैं वहाँ से वॉक करके आता था। आज भी मुझे याद है कि आई यूज्ड टू फील रियली बैड यार। मतलब वहाँ से मैं जब वॉक करके आता था आई यूज्ड टू रियली फील बैड, लाइक ओ माई गॉड, द फीलिंग विच आई हैड वाज सो रबिश। अकेले में वॉक करके हॉस्टल आता था एंड आई यूज्ड टू फील सो अलोन। थोड़े आंसू आ रहे मेरे आंखों में। एक सेकेंड। डेली का था, तो पहली बार ऐसा हुआ कि उसने उन लोगों ने बोला कि तो मेरे साथ चलो आज चाय पीने। और मैं उनके साथ गया चाय पीने। ठीक है, पहली बार जिंदगी में मैंने चाय पी। एक सेकेंड। एक तो मेरे को जुकाम बहुत ज्यादा है। और सडनली हम फिर चाय पीने गए तो सॉरी, हम चाय पीने गए। उसके बाद फिर चाय पी, मैंने और बातें करी, उनसे शेयर किया कि कैसे हो तुम लोग, क्या करते हो। और तो उसने बताया कि हमारा ये बैकग्राउंड है, फैमिली में इतने लोग हैं, ये वो। धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग क्लोज एंड दे ऑलवेज नीडेड अ सपोर्ट सिस्टम, सो आई प्रोवाइडेड दैट। जहाँ पे लाइब्रेरी से जेरोक्स लाना था या कोई हेल्प करनी थी या रात में खाना लेके आना था, तो इस तरीके की चीज़ें मेरे पास कॉल्स आते थे कि पार्थ, वी नीडेड दिस, सो कैन यू ब्रिंग दिस, कैन यू ऑल दिस थिंग्स। But in return, they provided me that shelter, that comfort of, not being alone. And I am really thankful to them because so time बीतता गया and suddenly they one day called me कि आज हम दोनों, मतलब वो दोनों हमेशा से क्लोज थे, पर मैं क्लोज नहीं आ पा रहा था। मैं क्लोज आने की प्रयास कर रहा था बट आ नहीं पा रहा था। एंड सडनली दे कॉल्ड मी एंड वन डे दैट हम कृष्णा मंदिर जा रहे हैं, कृष्णा मठ बोलते हैं उडुपी में, तो वुड यू लाइक टू कम। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ डेफिनेटली मैं आ रहा हूँ भैया। कहाँ रहूँगा मैं अकेले इस तनाई में जहाँ कोई बात करने वाला नहीं। और ये वो टाइम है जब मैं गांजा भी फूकता था, मतलब कभी कभी हफ्ते में अपने दोस्तों के साथ जाके। और यस मैं आ रहा हूँ मैंने बोला, और कृष्णा मठ गया मैं। वहाँ पे मिले, हम बात किया, फिर वहाँ पे बैठ के चाय पिया। वहाँ पे हमारा चाय जो था वो रोज़ का था, मतलब हमारा 4 साढ़े 4 साल बीता वहाँ पे। और ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जहाँ चाय नहीं पी हमने शाम को। और देन सेकेंड ईयर के मिड तक आते आते जो माया थी, माया के जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। तो मैं रोज रात में इन लोगों को मिलवाता था। रोज रात में कहता था कि आप लोगों को बात करनी चाहिए, और पैचअप करवाता था इसका, माया और माया के बॉयफ्रेंड का।
और साथ ही साथ जो माया की दोस्त थी, जो हमारी म्यूचुअल फ्रेंड थी, जो दूसरी दोस्त थी हमारी, उसके साथ भी मैं काफ़ी क्लोज आने लगा एज अ फ्रेंड। एंड तो कई बार ऐसी लड़ाइयाँ होती थी हमारी, हम काफ़ी क्लोज आ गए, सेकेंड ईयर तक आते आते हम काफ़ी क्लोज आ गए, जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट सुबह की चाय उनके साथ पीता। पहले मैं अकेले चाय पीता था, अकेले पनीर पफ खाता था और अकेले जाता था क्लिनिक। और अकेले मैं क्लिनिक में ब्रेक होता है तो अकेले जाके लंच करता था। और उसके बाद शाम को मैं आता था 5 बजे और अकेले फिर वापस स्नैक्स करता था, या मेरा कोई रूममेट है भास्कर, उसके साथ चला जाता था। और फिर कोई एक फ्रेंड था, अविनाश हो गए या कोई आदित्य हो गए, इनके साथ चला जाता था कभी बाहर, वहाँ पे खाना खाने जाता था। तो रात का खाना तो दोस्तों के साथ ही होता था, बट यूजली पूरा दिन मेरा अकेले बीतता था। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं इनके साथ चाय पीने लगा, इनके साथ पनीर पफ खाने लगा, ये लोग इडली डोसा खाने लगे और मैं भी इडली खाता था। सुबह की इडली और चाय और वापस आना और क्लिनिक पे जाना। तो मुझे आज भी याद है कि हमारा डाइसेक्शन का क्लास था फर्स्ट ईयर में, और मेरी माया से बात नहीं हो रही थी और मेरी इससे भी बात नहीं हो रही थी, माया की फ्रेंड जो थी, और मुझे इन दोनों के करीब आना था, बट मैं करीब इन द सेंस एज अ फ्रेंड। तो डाइसेक्शन की क्लास थी, और डाइसेक्शन में क्या होता है कि देयर इज बॉडी, मतलब बॉडी होती है और बॉडी को काट पीट के कुछ ऑर्गन्स अलग करे होते हैं, वो दिखाते हैं। तो शुरू में तो जो हम गए तो सबका दिमाग खराब था, मतलब कि बॉडी आ जा रही है, बॉडी देखने को मिल रहा, बॉडी देखने को मिल रहा। फिर 1-1.5 महीने बाद क्या हुआ कि हमारा इतनी आदत लग गई कि हम एक पनीर पफ ले लेते थे छोटा सा, और एप्रन में जो हमारा होता था वाइट एप्रन, उसमें डाल के ले जाते थे और लाश के सामने बैठ के खाना खा रहे थे। भाई साहब, कोई शर्म ही नहीं है। और उसमें जो एक फॉर्मलिन जो महक होती है, जो जिससे वो निकाला जाता है, वो बहुत गंदी स्मेल होती है, मतलब इन द सेंस कि आप झेल नहीं पाते। इट्स वेरी, आप समझ लो कि प्लास्टिक जैसे है, प्लास्टिक का थोड़ा सा माइल्ड वर्जन, अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो इस तरीके की महक होती थी। एंड शुरू में तो वो ऐसे टॉलरेंट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इतना टॉलरेट कर लिया हमने कि अरे भाई साहब, एक दिन क्या हुआ कि मुझे आज भी याद है कि इतनी भूख लगती थी कि पहले शुरू में तो खाना खा के नहीं जाते तो उल्टी हो जाएगी, लेकिन जब वो रेगुलर हो गया तो 1-1.5 महीने बाद क्या हुआ, सबके सारे फिजियोथेरेपी के सारे स्टूडेंट्स थे, इधर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के सारे स्टूडेंट्स थे, एंड यू लाइक कमिंग टुगेदर, सबके जेब में कुछ ना कुछ पैटीज है, कोई साला ब्रेड रोल करवा के ले आया, लाश के सामने बैठ के खा रहे हैं। भाई साहब, इट वाज अमेजिंग। सो खाते थे और उसके बाद फिर हमारा ब्रेक होता था, उसी ब्रेक में खाते थे फटाफट, फिर वापस स्टार्ट करते थे। तो दैट वाज द कंडीशन। फिर वहां से निकलते थे, फटाफट भागते थे क्लिनिक की तरफ, क्योंकि हमें पेशेंट देखना होता है, हमें पोस्टिंग पे साइन करना होता था 9 बजे। तो हमारे पास 10 मिनट का टाइम होता था, वहां से 1 किलोमीटर दूर हमारा क्लिनिक था, वहां पहुंचने के लिए तो हमें वॉक करके जाना पड़ता था। अब उसमें क्या करते थे हम, फर्स्ट ईयर में तो मैं पहले खाना अगर नहीं खाया हूं तो मैं क्या कर, नाश्ता नहीं किया हूं तो मैं अकेले जाके पहले खाता था, फिर चाय पीता था, फिर निकलता था। 5 मिनट में काम होना होता था। लेकिन जब मेरी इनसे दोस्ती हो गई सेकेंड ईयर में, तो हम तीनों क्या करते थे, फटाफट ऑटो लेते थे, फटाफट रेस्टोरेंट है वहां पे शंग्रीला, और शंग्रीला जाते थे, वहां पे चाय पीते थे, इडली खाते थे, और फटाफट 5 मिनट में क्लिनिक। कई बार ऐसा होता था कि हम लेट हो जाते थे, तो धीरे धीरे कॉलेज ने क्या किया कि सब लेट होते थे, तो कॉलेज ने क्या किया कि कॉलेज ने कहा कि आप 10 मिनट और लेट आ सकते हो। तो वहां पे थोड़ा सा हमें सुकून मिला कि हम जल्दी से कर सकते हैं ये सब चीजें। तो ये हमारा रहता था। फिर सेकेंड ईयर आते आते जो डाइसेक्शन की क्लास थी, जो लाश वाली क्लास थी, वो खत्म हो गई, और उसके बाद हम दूसरी बिल्डिंग से फिर कॉलेज जाते थे। फर्स्ट तो ये था। तो शुरू में हमारी जो सुबह क्लासेस होती थी 8 से 9, वो क्लासेस होती थी एनाटमी, फिजियोलॉजी की और बायोकेमिस्ट्री, ये नॉन डिपार्टमेंटल क्लासेस होती थी। उसके बाद फिर 9 बजे से क्लिनिक स्टार्ट होती थी, 9 से 1 क्लिनिक होती थी, और 1 से 2 लंच होता था, और 2 से 5 हमारी दोबारा या तो डिपार्टमेंटल क्लास होती थी, या तो 2 से 3 हमारी क्लिनिक होती थी, 3 से 4 हमारी डिपार्टमेंटल क्लास होती थी, 4 से 5 वापस क्लिनिक होता था हमारा। तो सुबह 8 से 9 वाली क्लास करी, फटाफट भागे रेस्टोरेंट, वहां पे चाय पिया, चाय पेला, उसके बाद फिर क्लिनिक आए,
क्लिनिक से 9 से क्लिनिक में बैठे, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी का ये कर रहे हैं, किसी का वो कर रहे हैं। हम सब बहुत क्लोज हो गए, सारे क्लासमेट्स हमारे 3rd ईयर तक आते आते इतने क्लोज हो गए थे, इसकी कोई करनी। मतलब 28 लोग थे हम लोग, एंड दे वर ऑल वेरी क्लोज। Everybody, like I don't want to name because I just don't want to name everybody because मेरा मन तो कर रहा है सबका नाम लूं, बट मैं नहीं लेना चाहता हूं अभी, बिकॉज एक सेंसिटिव मुद्दा उठ रहा है तो कल को क्लेम हो सकता है। तो ये होता था। तो अब क्या हुआ कि उसके बाद 3rd ईयर तक आते आते काफी क्लोज हो गए हम तीनों। और कहीं ना कहीं एक चीज मैं ऑब्जर्व करता था कि हम जब भी लड़ाई होती थी हमारी तीनों की, हमेशा मैं होता था जो मनाने जाता था कि यही आएगा मनाने, हमें नहीं जाना, यही आएगा मनाने, हमें नहीं जाना। और ये आदत बन गई उनकी, और मैं ही जाता था मनाने। आई वॉज जस्ट यूज्ड टू गो, एंड बिकॉज मैं नहीं चाहता था उनको खोना। मेरे लिए बहुत स्पेशल थी दोनों लोग एज अ फ्रेंड, और मैं उनको खोना नहीं चाहता था। और जो माया थी शुरू में तो मेरे नज़दीक थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 3.5 साल बीते हमारे, उसने अंदर से सोच लिया कि अब कॉलेज ख़त्म होने वाला है, अगले साल ख़त्म हो जाएगा 1-1.5 साल में, तो अब पार से मुझे दूरी बना लेनी चाहिए। एंड सडनली शी स्टार्टेड गोइंग अपार्ट फ्रॉम मी। नहीं तो वो मेरे साथ ही रहती थी मोस्टली। तो एक माया के साथ ये प्रॉब्लम थी कि माया जहां भी जाती थी वो अपनी फ्रेंड को, जो हमारी म्यूचुअल फ्रेंड थी, उसको लेके आती थी। ये माया के साथ प्रॉब्लम थी। और हमारी कई बार ऐसी लड़ाइयाँ होती थी कि तुम एटलीस्ट इसको प्लीज, जब हम पर्सनल स्पेस हैं तो पर्सनल स्पेस में मत लेके आओ। बट वो नहीं, उसको कहीं भी घूमने जाना है, कहीं बीचेस जाने हैं, कहीं भी कुछ भी जाना है, तो नहीं, ये जरूर साथ में आएगी, ये जरूर साथ में आएगी। बिकॉज शुरू से उनका जो बॉन्ड था शुरू से अच्छा रहा। और मैं घुसा जब उनकी दोस्ती में, तो मुझे भी बहुत प्यार मिला, मुझे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम मिला इनसे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे हमेशा से एक फील होता था कि शायद मैं उतना क्लोज नहीं हूं जितना ये आपस में एक दूसरे से क्लोज है। जो दोस्ती मैं डिजर्व करता हूं, मैं वो दोस्त, मुझे लगता है वो दोस्ती मुझे मिली नहीं। तो ऐसे ऐसे केसेस होते थे। रात में 11:30 बजे मैं खाना पैक करा, बाइक से जा रहा हूँ, खाना पैक करा के लेके आ रहा हूँ हॉस्टल में, दोनों के हॉस्टल में खाना ला के दे रहा हूँ, फिर वापस घर जा रहा हूँ। लाइब्रेरी जा रहा हूँ तो जेरोक्स करा रहा हूँ, सारे अपने जेरोक्स करा रहा हूँ, उनके जेरोक्स करा रहा हूँ। कभी चाय पैक कराने के लिए बोल दिया, चाय पैक करा लाया। कभी डोमिनोज चले गए तो वहां पे भी पैक करा के लेके आ जाओ। तो मैं हमेशा जो भी करता था इनके लिए करता था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था और मुझे पूरा विश्वास था अपने ऊपर कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मतलब साथ तो नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली मुझे पता था इनकी शादी होने वाली आके, लेकिन मुझे ये पता था कि हम कनेक्ट रहेंगे और बहुत क्लोज रहेंगे आपस में, मतलब 100 साल तक हम साथ रहेंगे। ये मैं शुरू से सोचता था, और मैं इसी वजह से ये करता था। इसी वजह से हर एक लड़ाई में मैं जाता था मनाने। इसी वजह से मैं रात में 12-12 बजे मैं जीरा राइस लेके आ रहा हूँ, 12-12 बजे मैं साला दूध लेके आ रहा हूँ, 12-12 बजे मैं चाय पैक करा ला रहा हूँ। फिर मैं 3rd ईयर 4th ईयर में मेरे पास बाइक आ गई सेकेंड हैंड, तो मैं अपना शिफ्ट हो गया एक रूम में, और मैंने एक अलग हॉस्टल से शिफ्ट होकर अलग रूम ले लिया, क्योंकि मैंने मदर से बात करी, मुझे रियाज करना होता था। तो वो था। साथ ही साथ अब यहाँ पे 3rd ईयर में संदीप महेश्वरी एंटर्ड साथ में, दैट आई वांट टू टेक हिम पैरेलली। तो एक तरफ गांजा और नशा छूट चुका था 1st ईयर 2nd ईयर तक, फिर दोस्ती चल रही थी, चीजें मैं कर रहा था अपने दोस्तों के लिए, और ये अपेक्षा रखते हुए कि हम हमेशा साथ रहेंगे। ये दोनों मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ एज अ दोस्त वाइज। वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एज अ फ्रेंड, एज अ जस्ट टू बी विद समबडी, एज अ फ्रेंड। और 3rd ईयर में संदीप महेश्वरी एंटर्ड थ्रू यूट्यूब 2015 में, प्रॉपरली ही एंटर्ड 2015-16 में। 16 में मेरा 3rd ईयर था। एंड 3rd ईयर में माया ने मुझे शायद 3rd ईयर में या बिगिनिंग में कहीं मुझे एक्सेप्ट किया प्रॉपरली। तो पहली बार मुझे आज भी याद है कि मैं एक बार ये बात कर रही थी किसी से, अपने बॉयफ्रेंड से, एक्स बॉयफ्रेंड से, या कह सकते हैं बॉयफ्रेंड से, क्योंकि सिचुएशन ये क्रिएट हो गई कि माया और मेरे बीच में, कि माया अपने पुराने बॉयफ्रेंड को छोड़ नहीं पा रही है, और उसने मेरे को भी आई लव यू बोल दिया है। क्योंकि
वो इतनी इमोशनल हो गई थी कि मैं उसके लिए इतना करता था, हर एक कॉन्फ्रेंस में उनको लगा के, दोनों को, माया और उसके एक्स को लगा के मैं मिलवाता था एज अ फ्रेंड कि भाई तुम लोग बात करो, तुम लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हो, तुम लोग शादी करो एक दूसरे से। बिकॉज मुझे माया को एज अ फ्रेंड देखता था मैं, अपना प्यार करता था अंदर से, लेकिन अंदर एज अ फ्रेंड देखता था मैं उसको हमेशा। पहले पहले एज अ फ्रेंड रखता था, तो मैं हमेशा हेल्प करता था उसकी। और सटल प्लग भी था थोड़ा बहुत कि मुझे इसके लिए करना है तो हो सकता है मेरे पास आ जाए। एक सटल प्लग मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, सबके अंदर होता है। पर मैं वो बहुत डोमिनेंट नहीं था मेरे उसमें, मुझे उसकी हेल्प करनी थी। तो एक दिन की बात है जब हमारा स्टार्ट नहीं हुआ था मेरा और माया का, थर्ड ईयर के बिगनिंग की बात है या सेकंड ईयर के एंड की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा है। शी टोल्ड मी दैट वन डे वी वर सिटिंग एंड ड्रिंकिंग, हैविंग टी, एंड देन हमारी जो म्यूचुअल फ्रेंड थी वो चली गई और कुछ मैगी वैगी पैक कराने गई थी। देन शी वॉज सिटिंग वेरी अपसेट, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 बार लड़ाई हो चुकी थी, 50 कॉन्फ्रेंसेस मैं कर चुका था, 50 कॉन्फ्रेंसेस में मैंने उन लोगों को एक दूसरे से मिलाया था, लेकिन बार बार इनकी लड़ाइयाँ होती थी। तो मैं आया, रात में हमारा हमेशा रहता था कि 5 बजे हम क्लिनिक से आएंगे और 1 घंटे वेट करेंगे, 8 बजे के अराउंड हम एक बार चाय पियेंगे और फिर उसके बाद खाना खाने साथ में चलेंगे। तो 8 बजे हम वापस हॉस्टल के सामने मिलते थे, जो लड़कियों का हॉस्टल था उनके उसके सामने मैं आ जाता था, और लड़कियों के हॉस्टल से ही वो लोग चाय लेके आते थे बाय द वे और मेरे को देते थे, और हम सामने हॉस्टल के बाहर निकल के हम लोग, नीचे एक फुटपाथ होता था वहां पे बैठ के चाय पीते थे। वेरी वेरी नाइस प्लेस, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ। एंड तो माया बैठी हुई थी मेरे साथ और बोलती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करते हो इतनी। मैंने कहा क्या हो गया भाई। नहीं तो क्यों करते हो, तुमने इतना, तुम मुझे मिलाते हो, इतनी मेरी केयर करते हो, क्यों करते हो तुम। मैंने कहा इसलिए करता हूँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है एज अ फ्रेंड तुम तुम परेशान हो, तो मैं करता हूँ इसलिए। आई क्लियरली रिमेंबर शी वॉज वियरिंग रेड टी शर्ट। एंड सडनली शी टोल्ड मी कि तुम इतनी मेरी केयर मत किया करो, और शी हग्ड मी आउट ऑफ नोवेयर। मतलब शी वॉज रियली इमोशनल एट दैट टाइम एंड शी हग्ड मी। एंड मेरे दिल की धड़कनें जो बढ़ गई, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का क्रश है मेरा ये तो। एंड मैंने भी उसको होल्ड किया, क्योंकि मुझे भाई तो तुरंत हो गया मामला, सेट हो गया तो जल्दी से हक करो। तो मैंने भी उसको हक से टाइटली हक किया, फिर उसने मुझे 2 मिनट बाद छोड़ा। तब तक हमारी जो म्यूचुअल फ्रेंड थी वो आ गई, और चाय और मैगी जो भी ऑर्डर किया था हमने खाना स्टार्ट कर दिया। तो उसके 2-3 दिन बाद वापस उसकी लड़ाई हुई, एंड शी मतलब एक ऐसी जगह जाके बैठ गई जहाँ पे कोई आता नहीं था। तो मुझे पता था कहाँ बैठती है वो, तो मैं गेस करते करते गया, और पहली बार मैं उसको जंगल वंगल में कहीं अंदर चली गई थी। मतलब नॉट इतना घना वना ऐसा कुछ नहीं था, मतलब थोड़ा आउटर सिटी के थोड़ा सा इधर, मतलब या कह सकते हैं कि एक सुनसान पॉइंट पे चली गई, कह सकते हैं। तो मैं ढूंढता कि मैंने कहाँ गई भाई, कहाँ गई। तो फोन स्विच ऑफ था, सब कुछ था, और मुझे पता था यहाँ पे बैठी होगी, तो मैं ढूंढने लगा। तो मैं उसको मिला, मैंने कहा यहाँ क्या बैठी है भाई, क्या कर रही है यहाँ पे बैठ के, तुमको कॉल कर रहा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, कॉल कर रहा है, मैं कॉल कर रहा हूँ, तुमको समझ में नहीं आता। कहती यार मुझे नहीं रहना उस रिलेशनशिप में, ये है वो है, परेशान करता है यार, दिमाग खराब हो गया, ये वो ये। मैंने कहा क्या हो गया भाई, चक्कर क्या है। तो कहती तुम्हें तो पता ही है कि क्या प्रॉब्लम है, और तुम इतनी बार मिला चुके हो, हमें नहीं हो रहा यार, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा नहीं हो रहा तो खत्म करो खत्म करो, नहीं हो रहा तो। भाई भाई लॉजिकली भी देखा जाए तो सही था ना, है ना, लॉजिकली देखा जाए सही है। अब तुम 50-60 बार लड़ चुके हो, तो खत्म करो ना। नहीं समझ में आ रहा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको समझ नहीं आ रहा, लड़ाई झगड़ा मारपीट चल रहा है उसका, तो खत्म करो, बम विस्फोट। तो ऐसे बात होती रही कुछ, फिर वापस इमोशनल हो गई, एंड शी अगेन हग्ड मी। तो मैंने कहा यार ये तो मामला सेट हो रहा है कुछ। तो अब मैं जब उसने हक किया तो मेरे फीलिंग नहीं आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार ये थोड़ा इमोशनल है इसलिए हक कर रही है, तो इतना मेरे को फीलिंग अंदर से आई नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं सोचता रहा रात में। तो अब क्या हुआ कि
जो हमारी म्यूचुअल फ्रेंड थी उसको नहीं पता था कि ये हो रहा है हमारे बीच में, ऐसा कुछ अभी भी उसको शायद पता नहीं होगा। तो कभी कभी जिंदगी में फ्यूचर में ये सुने अगर वो, तो उसको पता चलेगा कि ये हो रहा था, भाई हमें तो पता ही नहीं था। तो ऐसा करते करते ये पहली शुरुआत थी हमारी, मेरी और माया की, जो हम साथ में बैठे और उसने हक किया मुझे। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक पॉइंट आया जहां पे उसने मेरे को आई लव यू बोल दिया, या मतलब हमारा, उसने आई लव यू नहीं बोला मेरे को, मतलब उसने एक इंसिडेंट हुआ जहां पे वो मेरा खाने वाने लेके आ रही, मेरे लिए रसगुल्ले लेके आ रही है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि क्या हो गया आज तुम्हें, इतना तुम मेरे लिए क्यों कर रही हो, मतलब हमारा जो दोपहर का ब्रेक था उसमें ये इंसिडेंट हुआ था। तो बोलती है नहीं मुझे तुम्हें खाना खिलाना है। मैंने कहा मैं खा रहा हूं, मेरे हाथ पैर कटे नहीं हुए, मैं खा लूंगा भैया। तो बोलती है नहीं, तो फिर कहती है एक रोटी और खा लो। मैंने कहा भाई मैं खा लूंगा, कोई क्या हो गया भाई। तो मैं एकदम हैरान, मतलब थोड़ी देर बाद उसने जब करना चालू किया तो मैं बोलना ही बंद कर दिया। वो कर रही थी और मैं चुपचाप देख रहा था। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है। फिर उसके बाद फिर आखिरी में जब वो गुलाब जामुन लेके आई मेरे लिए, कहती तुम्हें डेजर्ट पसंद है ना, तो ये लो तुम गुलाब जामुन खाओ। वहां से मेरे को शक चालू हुआ। मैंने कहा भाई ये लड़की के अंदर कुछ फीलिंग्स हो गई मेरे लिए। अब उसने ऐसा बोला नहीं कभी मुझे आई लव यू वगैरह, लेकिन मैं उससे काफी क्लोज आ गया उसके बाद से। फिर हम वापस आए, हमारी ट्रेन थी वापस नॉर्थ की। तो ट्रेन में मैंने उससे पूछा कि भाई क्या दिक्कत है। तो उसने ट्रेन में मेरे को पहली बार बताया कि हाँ मुझे लग रहा है कि तुम्हारे लिए फीलिंग्स है मेरे को। मैंने कहा तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या होगा। बोलती है कि हम कोई कमिट नहीं कर रहे हैं वैसे भी। तो वैसे मैंने बॉयफ्रेंड का कुछ मैंने बोला नहीं। मैंने कहा कि देखो तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है। फिर मैंने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड का क्या होगा। तो बोलती है कि अभी वो मतलब मैं उसके बारे में बात नहीं कर, ऐसा कुछ उसने बोला, मुझे याद नहीं आ रहा है। एंड उस दिन ट्रेन में हम दोनों ने काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, नॉट फिजिकल एक्चुअली बट क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। हम बातें करते हुए आए और जब मैं घर आया तो मुझे इतनी फीलिंग हो गई थी उसके लिए कि जो फर्स्ट ईयर का जो प्यार था, क्रश था, वो एकदम से कन्वर्ट हो गया 100 टाइम्स। और उसने ये बोला था कि अब तुम घर जाओ, तुम 4 दिन जो हमारा विंटर वेकेशन है उसमें हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम फिर फीलिंग्स में ज़्यादा हो जाएंगे और हमें ये नहीं चाहती हूँ कि हमारी फीलिंग्स हो। तो आप देखो, खुद ही फीलिंग आई, खुद ही मैंने पूछा। मुझे जहाँ मुझे फीलिंग आने लगी तो उसने पहले ही बोल दिया था कि भाई तुम बात ऐसा मत करेंगे, नहीं करेंगे। एंड सडनली फिर क्या हुआ कि मैं घर गया और मेरा भाई था, मैंने उसको बताया। मैंने कहा भाई ऐसा हो गया है। तो वो भी नॉन सपोर्टिव था शुरू से मेरे इमोशंस को लेके। तो उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और मैं फिर कॉल किया उसको, तो उसने उठा लिया। वैसे कॉल 4-5 दिन बाद मैंने कॉल किया, उसने कॉल उठा लिया। कहती मैंने तुमसे कहा था कॉल मत करो, कॉल क्यों कर रहे हो, ये वो। फिर उसने मेरे को एक षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र ऐसा था कि उसने कहा कि मैं 8 तारीख को जा रही हूँ, तुम ना 8 को ही निकलना, ऐसे बोला। तो मैंने कहा ठीक है। मैं 8 को निकला और मुझे पता चला कि वो 7 तारीख को ही चली गई है, जिससे ट्रेन में वापस हमारे बातें ना हो, कन्वर्सेशन ना हो, प्यार मोहब्बत की बातें ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे गई मैडम, वहां मैडम गई और मैडम ने क्या किया, जाके अपने बॉयफ्रेंड के साथ मीटअप किया और जो आप सोच रहे हैं वही किया। ठीक है। फिर उसके बाद यही हुआ कि उसने शी बिट्रेड, मतलब एक तरीके से बिट्रेल चालू स्टार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या किया मैडम ने कि काफी मेरे से झूठ बोले और प्लस मेरे लिए गाजर का हलवा भी लेके आई। मैंने बताया था कि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो वो गाजर का हलवा अपने लिए बना के लेके आई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बना लाई। उसके बाद क्या हुआ कि ये चलता रहा और मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। फाइनली उसके बॉयफ्रेंड का एक दिन कॉल आया मेरे पास कि भाई क्या चक्कर चल रहा है। तो मैंने कहा कुछ नहीं यार, वही मतलब तुम्हें तो बताया ही था उसने क्या हुआ है। एक्चुअली ट्रेन में उसने बता दिया था कि पार्थ और मेरे बीच में एक
रोमांटिक कॉन्वर्सेशन हुई है अपने बॉयफ्रेंड को। ठीक है, उसके बॉयफ्रेंड ने कुछ नहीं बोला मेरे को, मैं क्योंकि वो जानता था कि 50-60 बार तो ये मिलवा चुका है हमें कॉन्फ्रेंस पे। तो फिर उसने मेरे को एक ऐसी चीज भेजी जिसमें मेरा गुस्सा जो है वो ज्वालामुखी की तरह फट गया। उसने मेरे को क्या भेजा कि एक चैट थी जिससे कंफर्म हुआ था कि शी हैड सेक्स विद हिम। अब वो चैट में ऐसा नहीं था कि फोटो वोटो थी, चैट कुछ ऐसी थी कि अब मैं मतलब बस ये समझ लो फोटो और वीडियो नहीं थी। मैं चैट डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, ठीक है, थोड़ा सा प्राइवेट हो जाएगा लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से और पुराने पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल रहना चाहता हूं मैं। तो बट ये मत सोचो कि कोई फोटो और वीडियो थी, बट कुछ ऐसा कॉन्क्रीट टेक्स्ट एविडेंस था जहां पे उसने मेरे को स्क्रीनशॉट खींची और मेरे को भेजा कि भाई ये है। तो मैंने कहा भाई ये लड़की तो मेरे को आई लव यू बोल चुकी है। अब मैंने उससे, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उससे खुल के बात करी। तो ये अपना विंटर वेकेशन पे चली गई थी वापस, खुल के बात करी। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है? तो कहता क्या बात हुई तुम्हारी? मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे को उसने आई लव यू बोला है और तुम मेरे को बोल के गई कि मैं तुमसे ब्रेकअप करने जा रही हूं, और तुम्हारे साथ जाके उसने ये किया। अब तो मेरे को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। तो फिर वो वापस आई, फिर उसने काफी और भी ड्रामे किए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। सडनली ब्रेकअप हो गया। फिर 4 महीने बाद क्या हुआ, मेरी बात नहीं हुई उससे। 4 महीने बाद क्या हुआ कि मैंने उसको, 4 महीने बाद की बात है, ना बात करी, मतलब 4 महीने हमने कोई बात नहीं करी, और 4 महीने बाद वापस मैं उससे बात करना चालू कर दिया। इतना मैं बेवकूफ था, क्योंकि मुझे तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब आप सोचोगे कि कोई दूसरी लड़की पटा लेते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, पटाना ही चाहिए था, लेकिन क्या करूं मैं नादान था। आज भी अगर मैं उस पार्थ सिंह से बात करूं तो मैं उससे यही कहूंगा कि भाई इन दोनों के चक्कर से बाहर निकल जाओ फर्स्ट ईयर से ही, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बात की 4 महीने बाद, और वापस मेरा उसके साथ अफेयर स्टार्ट हो गया, वापस सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद जब 4th ईयर आ गया तो उसके मन में ये आने लगा कि अब मेरी शादी होने वाली किसी और से। तो उसने मेरे साथ डिस्टेंस मेंटेन करना चालू कर दिया, और पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू उसने अपने माइंड के अंदर मुझे बॉयफ्रेंड से फ्रेंड कन्वर्ट कर दिया, फ्रेंड जोन कर दिया अंदर माइंड में ही। मुझे पता नहीं है, कुछ बताया नहीं है, बट उसके बिहेवियर से थ्रू आउट द मंथ्स, कुछ 4-5 महीने में कुछ इसके बिहेवियर ऐसे बदले, मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे को सिर्फ दोस्त मानती है। और वही हुआ, जब 4 साल कंप्लीट हुए तो 2018 जुलाई में फाइनल मेरा ब्रेकअप हुआ, क्योंकि इसने एक दूसरे लड़के से बात कर ली थी जिससे शादी होने वाली थी, उससे बात करना चालू कर दिया। ठीक है, पार्थ सिंह इज आउट ऑफ द डिक्शनरी राइट नाउ। अब क्या हुआ, जो मेरी म्यूचुअल फ्रेंड थी, जिसको मैंने बेइंतहा दोस्ताना मोहब्बत करी, बेइंतहा उसको चाहा एज अ दोस्त, जो हमारी तीसरी दोस्त थी, उसको मैंने सबसे ज्यादा दोस्त माना, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं करी। मेरा जो गर्लफ्रेंड है वो ये थी माया, लेकिन माया की जो दोस्त थी, हमारी जो म्यूचुअल फ्रेंड थी, उसने तो कुछ नहीं किया था ना। लेकिन जुलाई 2018 में फाइनल जो प्रकोप दिखा उसका, ये दोनों शिफ्ट हो गए एक फ्लैट में, और उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, जो हमारी म्यूचुअल फ्रेंड थी, उसने ब्रेकअप के बाद मुझे एक टेक्स्ट तक नहीं किया, और मुझे वो बहुत बुरा लगा कि हमारी जो म्यूचुअल फ्रेंड है वो इसके साथ शिफ्ट हो गई है, और मैं 4 साल से मैं बिल्ड कर रहा हूं रिलेशनशिप, रैपो बना रहा हूं, दोस्ती कर रखी तुमसे, तुम्हारे बुरे वक्त में काम आ रहा हूं, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया। तुमने मेरे को बेस्ट फ्रेंड, इंस्टाग्राम पे बेस्ट फ्रेंड बोला, हाँ फेसबुक पे बेस्ट फ्रेंड बोला, हर जगह बेस्ट फ्रेंड। साला फेयरवेल में साथ में है, साला फ्रेशर पार्टी जो फर्स्ट ईयर में होती है उसमें से लेकर लास्ट जो फोर्थ ईयर का फेयरवेल होता है, उसमें हमारी साथ में फोटोज हैं, साथ में हमारे सारे रिश्ते हैं, साथ में हम घूमे, हर जगह साथ में रहे, सुबह 8 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक हम साथ में रहे तीनों लोग,
उसके बाद जुलाई 2018 में जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो इस बंदी का कॉल तक नहीं आया। शी नेवर कॉल्ड मी, नॉट इवन अ टेक्स्ट मैसेज कि हाउ आर यू पार, आर यू डूइंग वेल, कैन वी मीट अप फॉर अ टी, इट्स ओके, तुम्हारा माया के साथ ऐसा हो रखा है। लेकिन उससे हमसे मतलब नहीं है, हम दोनों अपनी दोस्ती मेंटेन रखेंगे। लेकिन माया के जाने के साथ उसने भी दोस्ती को डिस्टेंस कर लिया। और मेरे 4 साल का जो इमोशंस थे, 4 साल एक इमोशन दिया है मैंने किसी चीज में, जिंदगी में पहली बार मुझे पता चला कि दोस्ती में भी कुछ नहीं है। मैं मानता हूं कि ऐसे दोस्त हैं इस दुनिया में जो अपनी जान देने के लिए रेडी हैं, लेकिन जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि आज मैं मेडिटेशन करता हूं। 4th ईयर तक आते आते मैंने जुलाई 18 तक 2018 तक आते आते मैं 2 साल मेडिटेशन में आगे बढ़ चुका था। 2 साल हो चुके थे साउंड ऑफ साइलेंस के साथ। लेकिन हाँ, वो ग्रोथ नहीं थी, वो ज्ञान नहीं था, वो अंदर तक नहीं गया था आत्मज्ञान मेरे अंदर। मैं एक तरीके से एक पौधा था, एक बीज या पौधा था जो उग रहा था उस वक्त। और उस वक्त ये जब हुआ तो मैंने ये एहसास किया कि सच में चाहे आप आत्मज्ञानी हो, चाहे आप मेडिटेशन में हो, अगर आप किसी में इमोशन इन्वेस्ट करते हैं और वो इमोशन जब इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न नहीं आता, तो आप कितने भी बहुत बड़े कोई महान संत भी हो, आपको बहुत बुरा लगेगा और बहुत फ्रस्ट्रेट होगा, बहुत एंगर भी आएगा आपको। इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा यही बोलता हूं कि जब भी कभी भी कोई भी प्यार करो, मोहब्बत करो, दोस्ती करो, तो सोच समझ के करना। क्योंकि दर्द आत्मज्ञान से नहीं जाता है, दर्द मेडिटेशन से नहीं जाता, दर्द साधना से नहीं जाता है। ठीक है, दर्द किसी मोटिवेशन से नहीं आता, दर्द अटल है। दर्द 3, 4, 5, 6 महीने तक रहेगा ही रहेगा, 1 साल 1.5 साल तक, जितना बड़ा दर्द। 2018 जुलाई में जब उसने मेरे को एक भी टेक्स्ट नहीं किया, एक भी कॉल नहीं किया, 4 महीने बीत गए दोस्तों। मैं अपना सुबह उठता था, अकेले चाय पे जाता था, वापस वही पैटर्न, अकेले चाय जाना, अकेले लंच करना, अकेले डिनर करना, अकेले पढ़ाई करना, अकेले लाइब्रेरी में बैठना, वापस मैं अकेला हो गया। 2014 से 2018 के बीच में जो मुझे आदतें लगी, जो मैंने इन्वेस्ट किया, जो रिश्ते बनाए, वो रिश्ते खोखले निकले। वो रिश्तों में कोई बुनियाद नहीं थी, कोई भार नहीं था। इंस्टाग्राम फेसबुक पे के रिश्ते थे वो, और दूसरों को दिखाने के लिए हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम तो एक साथ हैं, हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, हमारा ये लहसुन वो सब बेकार हो गया। वापस सुबह उठा, अकेला था, चाय पी रहा हूं, अकेले पी रहा हूं, लंच कर रहा हूं, अकेले लंच कर रहा हूं, कहीं जा रहा हूं तो बाइक पे पीछे कोई नहीं है, अकेले बाइक पे जा रहा हूं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि तन्हाई जो है उसके 2 पहलू होते हैं। एक होता है उस तन्हाई में, उस 4 दीवारी में आपको दर्द मिलता है, और एक होता है जब आप उस तन्हाई से दोस्ती कर लो, उसी 4 दीवारी के बीच में आपको इतना सुख मिल सकता है जितना सुख आपने जीवन में किसी इंसान के थ्रू नहीं पाया होगा। आप इतने स्ट्रांग हो सकते हो, आप इतने बलशाली हो सकते हो कि माइका लाल कोई भी आ जाए, कोई भी फन्ने खां आ जाए, किसी भी तरीके की कोई चीज आपको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि आपको ऑलरेडी यू आर बॉटम ऑफ द पिट। वहां से सिर्फ ऊपर उठा जा सकता है। कुएं में सबसे नीचे हो आप सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता, नीचे आप जा ही नहीं सकते। आप कहां नीचे जाओगे। 2018 जून में मेरा ब्रेकअप हुआ, साथ ही साथ मेरे जो दोस्त थी, हमारी जो म्यूचुअल फ्रेंड, उसके साथ भी हमारा ब्रेकअप हो गया एक तरीके से।
क्या कह सकते हैं कि दोस्ती टूट गई। उसने अपना रंग दिखा दिया असल में कि वो तो शुरू से उसी के साथ थी। जो एक्चुअल दोस्त था उसने छोड़ दिया। दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं, कोई मूल्यता नहीं। जो मैंने इन्वेस्ट किया था इमोशन, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि पहली बार जीवन में मुझे ऐसा लगा कि मैं 4 साल इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया और इन्होंने चुटकी बजा के भुला दिया। वो क्या इतना आसान होता है लोगों को बाहर निकलना? तो बहनचोद मेरे को क्यों नहीं है? मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूं? मेरे अंदर ऐसी साली क्या कमी हो गई? मैं क्या हूं? एक नंबर का चूतिया और कुछ नहीं। उस दिन मैंने रियलाइज कर लिया था, मैंने कहा मैं इन लोगों की मां बहन एक कर दूंगा पूरे दुनिया की। इतना वन पॉइंटेड फोकस जो मेरा था वो लेजर शार्प फोकस हो गया, क्योंकि अब कुछ करने के लिए था ही नहीं। वापस वही तन्हाई, वापस वही अकेले चाय पियो, वापस वही अकेले खाना खाओ, वापस वही 4 दीवारें, वापस वही सन्नाटा। तो मैंने कहा बस सन्नाटे को ही काटना पड़ेगा, सन्नाटे से ही दोस्ती करनी पड़ेगी और सन्नाटे को प्यार करना पड़ेगा। और जिंदगी में पहली बार मैंने जो कुछ काम किया था वो सही काम किया। अपना सारा ध्यान, अपनी सारी दृष्टि, अपनी सारी एनर्जी मैंने आत्मज्ञान में लगा दी। सब कुछ मैंने त्यागने के लिए मैं तैयार हो गया था। मैंने कहा बस बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो चुका है। जुलाई 2018 में मेरे को जो वो मेरे को पता है क्या हर्ट नहीं, मेरे को ये हर्ट नहीं करता कि माया ने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि पहले भी ऐसी लड़कियां कर चुकी थी। लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा हर्ट किया कि मेरे दोस्त ने ऐसा मेरे साथ किया। 4 साल मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा था कि यार कोई इमोशन नहीं है। आज जो मैं फील कर रहा हूं, क्या उसका 10% भी इसको फील नहीं होता? कोई रिप्लाई नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं। पार्थ कहां हो? मर गए क्या? फांसी तो नहीं लगा ली? मर भी जाता तो क्या फर्क पड़ता? इनका क्या काम था? अगले साल शादी करके निकल लेते। आज 4 बच्चे हो गए। जुलाई में मैंने अपना पूरा का पूरा फोकस साधना पे लगा दिया और आत्मज्ञान में लगा दिया। उसके बाद मेरे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगे, जो मैं आपको कल बता चुका हूं। वहीं से स्टार्ट हुए थे 18 के बाद से, जून 18 के बाद। और 2018 के दिसंबर तक आते आते मैं वहां से शिफ्ट हो गया, मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में भी मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई। माया से तो बात होनी ही नहीं थी, क्योंकि माया शादी कर रही थी किसी और से। लेकिन इसका कोई कॉल अभी तक नहीं आया, ना मैसेज आया, ना कॉल आया। 4 साल तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया। 4 साल हमने एक साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक, 9 बजे तक हम साथ में रहे, और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी प्रकार की कोई मूल्यता ही नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं है, कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ तो फील होता। अरे हला भगवान को भी इतना करो ना तो भगवान नीचे आ जाएगा। भगवान कहेगा भैया हाँ बताओ क्या, और आ ही गए। क्योंकि उसके बाद फिर मैंने भगवान पे ध्यान दिया। दोस्तों भगवान को पाना बहुत आसान है। लोग कहते हैं भगवान को पाना सबसे मुश्किल है। भगवान को पाना इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन इंसान को पाना और इंसान को कंट्रोल कर पाना, इंसान को ये सोचना, ये अपेक्षा रखना, जो प्रिंसिपल्स में, एथिक्स में, मोरालिटी में अपेक्षा आप करते हो कि भाई आपको मैंने दोस्ती करी, आप मेरे बुरे वक्त में हेल्प करो या आपसे बात करो, वो भी नहीं करते लोग। ये दुनिया जालिम है भैया। पहली बार मुझे एहसास हुआ। कुछ नहीं, मैं रोया, बहुत रोया। एक बार मैं दारू पिया और दारू पी के इनके घर पहुंच गया, दोनों के घर। ये दोनों रात में एकदम से ये इंसिडेंट था। और मैं जो माया साथ में रहती थी, इसके जो मेरी दोस्त थी, मैं उसके रूम में गया। वो अपने होने वाले पति से बात कर रही थी, ये भी अपने होने वाले पति से बात कर रही थी। मैं उसके पास बैठा, उसके बेड पे। बोलती हाँ पार्थ क्या हुआ, क्या कैसे हो, ये वो क्या कर रहे हो, कहाँ हो अभी आजकल, ये वो। और मैं रोने लगा। मैंने उसको देखा, मैं रोने लगा भाई साहब। मैं फूट फूट के रो रहा था। मैंने कहा यार क्या कर दिया तुमने यार ये। और मैं रो रहा था। इतनी में उसने बोला माया, चिल्लाया उसने, माया 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 आते, माया आई, बोल देखा उसने कि मैं रो रहा हूं फुट फुट। मैं आई वॉज लाइक,
इतना रोया मैं उसके सामने, इतना रोया जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं पी रखी थी, मैंने बहुत रोया। मैंने सोचा था मैं पीऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं, और मैं कंट्रोल कर रहा था उस दिन तक। लेकिन उस दिन मैंने इतना पी ली कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं वहां गया, मैं बैठा और मैं रोने लगा। इतनी देर में माया आई, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, क्या हो गया ये वो। मैंने कहा यार तुमने ऐसा कर दिया मेरे साथ, चलो तुमने कर दिया, तुमने मेरे को धोखा दिया। मैंने बहुत धोखे खाए हैं, मैंने बहुत धोखे खाए माया, लेकिन इसने क्या किया, इस लड़की ने क्या किया। एक मैसेज नहीं डाल सकती मेरे को ये, और ये जस्ट ब्रेकअप के मतलब जून जून 2018 के 2 महीने बाद की बात है। रात में ही मैं गया था उनके घर, मैं बहुत रोया, इतना रोया कि मेरा ये लोग मुंह धुला रहे थे मैं वॉश बेसिन के पास ले जाके, कि मैं इतना रो रहा था, इतना रोया, इतना। कोई फर्क नहीं दोस्तों, कोई फर्क नहीं। मैं गया अगले दिन, वापस वही चीज, वही अकेले 4 दीवारियां, अकेले चाय पीना, अकेले लंच करना, अकेले पढ़ाई करना, अकेले बाइक चलाना, अकेले डिनर करना, आके सो जाना, कभी दारू पी लेना, लगा लेना, सो जाना। रो के आया वहां से, फूट फूट के रोया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। उसके बाद भी वो जो म्यूचुअल फ्रेंड थी उसको कोई शर्म नहीं आई, उसके बाद भी उसने वही किया जो उसको करना था। उन्होंने कभी मुझे अपनाया ही नहीं था। ये सब ड्रामे चल रहे थे 4 साल से। इतना दर्द मुझे हुआ उस दिन जब मुझे पता चला। जुलाई 2018 के बाद 2 महीने बाद मैं इनके घर गया और रोने लगा, और उसके बाद फिर जो इंसिडेंट हुआ, मैंने सोचा कि अब मैं बाहर आना चाहता हूं इससे, और मैं धीरे धीरे बाहर आया। नवंबर आ गया, अक्टूबर नवंबर, और दिसंबर 2019 आ गया, और 2019 दिसंबर के एंड में 2019 वाली जो मेरी बंदी है उसकी एंट्री हुई। तब तक मैं ऑलमोस्ट रिकवर हो गया था, क्योंकि 6 महीने हो चुके थे, और मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। फिर भी उसका कोई कॉल नहीं आया। फिर 2020 में वापस मेरे को सर ने बुलाया, कोरोना आ गया था, तो आप वापस आ जाओ, आपके 4th ईयर के एग्जाम बचे हुए, क्योंकि मैंने 4th ईयर का एग्जाम दिया नहीं था, बिकॉज मैं इन लोगों के साथ मक्कार हो चुका था। ये भी मक्कार थे, हम भी मक्कार थे। तो वापस गए, एग्जाम दिया, फिर इनसे मुलाकात हुई। अब सुनिए क्या हुआ 2020 में। 2020 में वापस गया, फिर इन दोनों से मुलाकात हुई। चलो, उसकी शादी हो चुकी थी, इसकी भी शादी हो चुकी थी, दोनों की शादी हो चुकी थी। मैंने पहली बार उससे तो मेरी बात ही नहीं होती थी। आई यूज टू टोटली इग्नोर हर, जो माया थी। लेकिन जो हमारी म्यूचुअल फ्रेंड थी, फिर मैंने उसको अप्रोच किया, क्योंकि ये मेरे से फ़ोन पे बात करती थी 2020 में। पहली बार जब सर ने कॉल किया कि वापस आ जाओ, कोरोना का टाइम है, तुम एग्ज़ाम दे दो, तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है, दे दो, इसी में निकल जाओगे, नहीं तो डिग्री नहीं मिलेगी तुम्हें, फेल हो। और मणिपाल यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी डिग्री होती है। ऑल दो वो डिग्री आज तक मैंने मंगाई नहीं, बाय द वे, आपको पता होना चाहिए अभी भी कॉलेज में ही है। तो इसका कॉल आया 2020 में कि तुम आ रहे हो। मतलब कॉल नहीं आया, मैंने ही मैसेज किया था। मैंने कहा तुम लोग जा रहे हो, ये ऐसा कुछ, ऐसे मतलब कुछ ऐसे बात हो रही थी, कुछ फोटो वोटो लाइक करी, कुछ ऐसा था। उसके बाद तो मैं फोटो वोटो लाइक करी, तो मैं वापस थोड़ा सा इमोशनल हो गया, तो मैंने मैसेज डाल दिया कि भाई तुम लोग भी जा रहे हो। तो बोलती है हाँ मैं जा रही हूँ, मिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मुझे लगा सुधर गई होगी भैया, मैंने कहा सुधर गई होगी। मैं गया, जो हमारी म्यूचुअल फ्रेंड थी, मुझे लगा वो सुधर गई होगी। मैं गया, और वहां पे फिर वही नाटक, फिर वही क्लिनिक में बात करना, और क्लिनिक के बाहर चाय वाय पीने चल रहा हूं, फिर अकेले चाय पियो, फिर अकेले करो। अच्छा, 2020 तक आते आते क्या हुआ कि मेरा जो ब्रेकअप था 2019 वाले के साथ भी हो रखा था। वो जो सबसे गंदा ब्रेकअप था, जो मैं आपको बताता हूं ना, सबसे गंदा ब्रेकअप वही था 2019 वाला। तो वो मेरा सितंबर में कंप्लीट हो चुका था, मतलब 11 सितंबर 2019 में। उसकी कहानी अलग है, मैं कभी बताऊंगा। वो कंप्लीट हो चुका था। तो क्या हुआ कि 2020 तक आते आते आई वॉज मोर इमोशनली स्टेबल, आई वॉज मोर हैप्पी, आई यूज टू चेरिश द लोनलीनेस, एंड आई converted loneliness
टू सॉलिट्यूड, तन्हाई को मैंने एकांत में परिवर्तित कर दिया। चार दीवारी वही है, आज भी कोई बात नहीं करता, आज भी कोई कुछ नहीं करता, आज भी अकेले चाय पीता हूं, आज भी अकेले खाना खाता हूं मोस्टली। लेकिन एनवायरमेंट चेंज नहीं हुआ, बाहर का वातावरण चेंज नहीं हुआ, अंदर का वातावरण चेंज हुआ है। तो मैं वापस गया, वापस ने 2020 में फिर से वही करना चालू कर दिया। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे पता था तुम यही करोगी। तो मैंने उस दिन के बाद से, जब ये लोग चले गए और वो कंप्लीट हो गए, डिग्री मिल गई, तो डिग्री मिलने के बाद मैं वहाँ पे 3-4 महीने रुका, जैसे मैंने बताया था, जहाँ से चैलेंज सफरिंग मैंने डिस्कवर करी थी। 3-4 महीने रुका, ये लोग अपना घर चले गए, 3-4 महीने मैं और रुका वहाँ पे, फिर मैं वापस दिल्ली आ गया। अब देखिएगा 2021 में आते आते मेरे अंदर एक ये था कि संकोच था कि मैं ब्लॉग करूं कि ना करूं, कि मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉग करूं कि व्हाट्सएप पे ब्लॉग करूं कि ना करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा था कि यार क्या फायदा, मतलब मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, अनब्लॉक रहने दो, क्या दिक्कत है, मतलब इससे क्या हो जाएगा, ब्लॉक करने से क्या हो जाएगा, अनब्लॉक रहने दो। लेकिन मैं देख रहा था अपने अंदर कि मेरे अंदर ना एक टेंशन क्रिएट हो रही, कंफ्यूजन, क्योंकि ये स्टेटस डालते थे, मैं स्टेटस डालता था, तो एकदम से रिमेंबरेंस आ जाए, एकदम से उसका नाम, माया का नाम आ जाए, एकदम से म्यूचुअल फ्रेंड का नाम आ जाए व्हाट्सएप पे, तो मैं सोचूं कि क्या फर्क पड़ता है इससे, मैं तो अपना डिस्टेंस कर लिया, इनको क्या। तो मैंने कहा नहीं, दीज पीपल फकिंग डिजर्व ब्लॉक। 2021 में, 20 में कुछ नहीं किया, 21 में, यानी 2021 मई या जून में मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा इनको मैं हर जगह से ब्लॉक कर दूंगा, और हर जगह से मैंने कहा नहीं, दे डिजर्व इट, आई हैव टू टेक एक्शन। बिकॉज उससे पहले मैं एक्शन नहीं लेता था, मुझे लगता था मैं स्पिरिचुअल हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, सेल्फ रियलाइजेशन वाले ऐसे नहीं होते, सेल्फ रियलाइजेशन में क्या फ्रस्ट्रेशन होती है, अब तो मैं एकदम काम जगह पे हूं, मैं तो बहुत पीस, ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रस्ट्रेशन है, आपने प्यार किया, इन्वेस्ट किया है, अब फ्रस्ट्रेशन मिलेगी आपको बराबर में। तो मैंने क्या किया, 2021 में मैंने, जब मुझे मैच्योरिटी और गहरी हो गई मेरी मैच्योरिटी लाइफ को लेकर, तो मुझे समझ में, एकदम से समझ में आया, क्योंकि हर महीने 2 महीने में मेरी परत खुलती है, एकदम से मैं और इवॉल्व हो जाता हूं, और कुछ नया डिस्कवर होता है। तो क्या हुआ कि वो जब परत खुली तो मुझे कहा यार, तो इनको ब्लॉक करना चाहिए, इनको ब्लॉक करो सालों को। और भाई मैंने उठा के दोनों को ब्लॉक कर दिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। हुआ क्या कि इनका बर्थडे पे मैसेज आता था, 2020 में बर्थडे पे मैसेज आए कि हैप्पी बर्थडे पार्थ, फिर पूरे साल मैसेज ना आए, फिर 2021 मैसेज आए हैप्पी बर्थडे पार्थ। तो अच्छा 2020 में क्या हुआ, 2020 में वापस चलते तो मेरा पास मैसेज आया हैप्पी बर्थडे पार्थ। तो अब इसका बर्थडे आता है अगस्त में, जो मेरी म्यूचुअल फ्रेंड है। अच्छा, माया का कोई कनेक्शन नहीं, माया आउट ऑफ द गेम है अभी, माया इज आउट ऑफ द गेम बिकॉज शी चीटेड ऑन मी, वट एवर द hell is going on, I don't care about it, but I was hurt with this. The friendship thing was the most disgusting thing because you are bounded. See, उसका इंटरकास्ट था, उसको इंटरेस्ट नहीं होगा, हो सकता है उसको मैं अच्छा नहीं लगता हो, या उसको कोई करोड़पति चाहिए होगा। तुमको क्या चाहिए भैया, दोस्ती में कौन सा ट्रांजैक्शन है, दोस्ती में कौन सा ट्रांजैक्शन है भैया, दोस्ती में कोई इंटरकास्ट है क्या, दोस्ती में कोई ये है क्या, क्या बोलते हैं, पैसा वैसा है क्या, देखते हो क्या। मानता हूं कि बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, तो तुम एज अ गर्लफ्रेंड देख रही हो, अरे इसकी कास्ट दूसरी है, चलो ठीक है मान लिया, अरे करोड़पति नहीं, चलो मान लिया, अरे इसके पास मर्सिडीज नहीं, चलो मान लिया, अच्छा नहीं दिखता, मान लिया, चलो सब मान लिया, तुमने छोड़ दिया मुझे। दोस्ती में क्या दिक्कत आ गई, दोस्ती में तुमने 4 साल मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, तुमको क्या दिक्कत आ गई भैया। दैट वॉज रियली किलिंग मी इनसाइड। 2021 में मेरा मैसेज आया हैप्पी बर्थडे पार्थ, तो मैं इरिटेट हो गया, क्योंकि जैसे उसका मैसेज आए या कुछ लाइक आए या कमेंट आए तो मेरा दिमाग खराब हो जाए, वापस मुझे वो याद आए। और मैंने इसको कभी सुनाया नहीं। अच्छा, ये भी आपको बताना चाहूंगा, मैंने किसी को कुछ सुनाया नहीं कभी, थोड़ा बहुत बोला था पर ऐसे नहीं सुनाया। अगर आज वो मेरे को कॉल कर देना गलती से, तो भाई आज जिस स्टेज पे मैं हूं भाई, मैं पता नहीं क्या क्या सुना दूंगा। ऑब्वियसली गाली नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना खरा बोलूंगा ना। और आई थिंक वो पॉडकास्ट सुन के भी लोग, अगर ये सुन ले, गलती से कोई पॉडकास्ट भी सुन ले, तो ये पहले तो ये पॉडकास्ट सुन के रोएंगे। क्यों रोएंगे पता है आपको?
क्योंकि इनको पता चलेगा कि मैं कौन था। ये जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट में मैंने अपने जज्बात दिखाए। तुम रोगे अगर तुमने गलती से सुन लिया ना ये पॉडकास्ट। जो आगे मेरी जो 2 फ्रेंड्स थी, इन्होंने सुन लिया है पॉडकास्ट, तुम रोने वाली हो। क्योंकि कभी मैंने ऐसे बात नहीं करी। आज जब मैं मैच्योर हो गया, मैं खुल के बात कर रहा हूं अपने फीलिंग्स को। मैं खुल गया। आज भी कहीं ना कहीं दर्द है। आपको पता है ये दर्द जाता नहीं है। ये दर्द कभी नहीं जाता। आज भी मेरे अंदर बहुत दर्द है और आज भी गुस्सा आएगा अंदर ही अंदर। लेकिन ऑब्वियसली इतना नहीं है कि कुछ अफेक्ट करे मेरे को, लेकिन बट है दोनों के लिए, तीनों के लिए एक्चुअली। ये माया और 2019 में जो लड़की आई उसके लिए सबसे ज्यादा है। इन तीनों के लिए, तीनों से मैंने कुछ सीखा, ऐसा नहीं है। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, भले ही 4 साल बाद इनके साथ इन्होंने अपना रूप दिखाया, अपना रंग दिखाया चुड़ैल वाला, लेकिन जो 4 साल थे ना वो बहुत अच्छे भी थे इनके साथ मेरे। लेकिन चौथे से जब जुदा होने वाले थे, अलग होने वाला था, तो वो एक था। बट दैट वाज रियली ब्यूटीफुल एंड आई रियली थैंक देम टू गिव दैट एक्सपीरियंस। बट आई स्टिल डोंट वांट टू डू दैट अगेन। अगर मुझे वापस टाइम मिले पीछे जाने का, तो मैं डेफिनेटली उस पार्थ को पूरी कहानी बताऊंगा। और डेफिनेटली उस पार्थ जैसे मैं कहानी बताऊंगा वो अलग हो जाएगा। इतना तो नॉलेज थी मेरे को। वो कहेगा नहीं भैया, अगर ऐसा होने वाला है आगे चल के, मैं नहीं इन्वेस्ट करने वाला ऐसे इमोशंस। I really want to delete that part from my life. But it was very amazingly beautiful. It was really beautiful. 2020 में हैप्पी बर्थडे पार्थ आया। उसके बाद फिर क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे लाइक कमेंट आया। तो क्या हुआ कि अगस्त में इसने सोचा मैं भी रिप्लाई करूंगा। तो इसका ये था कि बर्थडे पे रिप्लाई कर दो, बर्थडे पे मैसेज कर दो और अपने पतियों के साथ घूमो। ठीक है, पतियों के साथ घूमो, दुबई जाओ, जहां जाना है जाओ। मुझे पति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे अपनी लाइफ में इन्वेस्ट रहो, अपने लाइफ में करो, अपना करियर बनाओ, अपना पैसा कमाओ, अपने पति के पैसे पे घूमो, अपना कमा के घूमो, अपने बच्चे पैदा करने पे ध्यान दो। वो सब तुम्हारा बढ़िया चल रहा है। लेकिन पार्थ के साथ ना वो बर्थडे पे बात करेंगे, बर्थडे पे। तो बर्थडे पे मेरे पास मैसेज आया, हैप्पी बर्थडे पार्थ। ठीक है, 2021 में। तो अच्छा, 2020 का भी एक बार सुन लेते पहले इसको। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, 2019 तक तो माया का भी मैसेज आता था हैप्पी बर्थडे, और मैं कहता था हाँ ठीक है, हैप्पी बर्थडे, ओके, विश यू हैप्पी बर्थडे, ओके, थैंक यू, ओके। क्योंकि मेरा उसका बर्थडे एक ही दिन था, तो उसका आता था हैप्पी बर्थडे, बोलते था हाँ आपको भी विश यू हैप्पी बर्थडे, तो डन, खत्म, पूरे साल बात नहीं। तो माया से तो मेरे को मतलब नहीं था। ऐसे ही इसका भी आता था, म्यूचुअल फ्रेंड का भी हैप्पी बर्थडे, तो मैं कहता था हैप्पी बर्थडे। फिर अगस्त में इसका आता था, मैं बोलता था हैप्पी बर्थडे, विश कर दिया। 2020 में फिर आया हैप्पी बर्थडे, मैंने कहा हैप्पी बर्थडे, सॉरी थैंक यू। और माया का आना बंद हो गया 2020 से, 2019 तक आया माया। और 2020 अगस्त में फिर मैंने कहा कि ओके, म्यूचुअल फ्रेंड हैप्पी बर्थडे, ठीक है हैप्पी बर्थडे, खत्म, पूरे साल बात नहीं होगी। 2021 में इसका हैप्पी बर्थडे आया दोबारा, हैप्पी बर्थडे पार्थ, हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा थैंक यू, ठीक है। फिर मैंने इसको अगस्त में मैसेज ही नहीं डाला। 2021 में मेरी मैच्योरिटी देखिए आप, कैसे मैं ग्रो हो रहा हूं आप देखिए। मैं बता रहा हूं ना भाई, मुझे पता था कि मैं आगे, मुझे ये पता था कि मेरे अंदर आग है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहां पहुंचने वाला हूं, मेरे क्या बुद्धि हो जाएगी आगे। किसी ने मुझे कभी नहीं बताया दोस्तों कि भैया जस्ट फॉर्मल रिप्लाई कर दो ना, क्या होता है। ऐसा नहीं है, डोंट फॉर्मल रिप्लाई, ब्लॉक देम इमीडिएटली, कंप्लीटली ब्लॉक देम। 2021 में मेरे अंदर सेंस आना चालू हुआ, तो उसने बोला हैप्पी बर्थडे, मैंने कहा थैंक यू। अगस्त में मैंने इसको मैसेज नहीं डाला, ये इरिटेट हो गई कि भाई इसने मेरे को मैसेज नहीं किया मेरे बर्थडे पे। 2022 के हैप्पी बर्थडे तक आते थे, मुझे पता था ये मैसेज नहीं डालेगी, हैप्पी बर्थडे विश नहीं करेगी। मैंने इसको 2021 में ही ब्लॉक कर दिया, जुलाई में ही, उसके बर्थडे के बाद, अगस्त से सितंबर में हर जगह से ब्लॉक। क्योंकि मेरे पोस्ट को लाइक करती थी, कभी मेरे गाने देख ले, कभी कुछ, कभी कहाँ देख ले, लाइक कर दे, कमेंट डाल दे, कोई मैसेज डाल दे, अरे वाह संदीप महेश्वरी क्या चले गए, अरे वाह संदीप महेश्वरी क्या चले गए, अरे ये
ठीक है, तो 2021 में संदीप जी के पास गया, 2022 तक आते आते मैंने ब्लॉक किया। यस, 22 में ब्लॉक किया था, सॉरी 22 में ब्लॉक किया, मार्च में ही ब्लॉक किया था मैंने, मार्च के आसपास। और उसके बाद हर जगह से ब्लॉक कर दिया, हर जगह से कंप्लीट। यू नथिंग इन माई लाइफ, यू नथिंग इन माई लाइफ। अब मैं आपको कुछ ऐसे सीख दूंगा जो आपको समझनी है। सबसे पहले तो हर कोई आपका ड्रीम फ्रेंड नहीं है, हर कोई आपका ड्रीम गर्ल नहीं है। अपने ड्रीम गर्ल और अपने ड्रीम फ्रेंड और अपने ड्रीम कस्टमर और अपने ड्रीम टीम को पहचानना सीखो। बैंड जब मैंने बनाना चालू किया था तो मैंने पैटर्न्स ऑफ पीपल नोट करना चालू किया। एक आदमी आता है बैंड में जो हमें डोमिनेट करने लगता है, मुझे डोमिनेट कर रहा है, मैं लीड कर रहा हूं, आप मेरे बैंड में आके मेरे को डोमिनेट कर रहे हो कि भाई ऐसे नहीं होता वैसे होता है। तो ऐसे बंदे होते हैं, ये एक पैटर्न है। दूसरे बंदे होते हैं जो जिनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो था। तीसरा, पंक्चुअल नहीं होते कुछ बंदे, अच्छा बजाते हैं पर पंक्चुअल नहीं होते हैं। चौथा, बंदे टैलेंटेड नहीं होते हैं, पिकअप सेंस अच्छा नहीं होता है। तो ये पैटर्न्स होते हैं। तो ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके मैंने एक ड्रीम टीम बनाई अपनी। आज मेरे बंदे जो हैं 3-3 साल से हैं बंदे, वो एक बंदा चेंज नहीं हुआ है सिवाय लड़कियों के, क्योंकि मुझे आज तक ऐसी लड़की नहीं मिली जो अच्छा गाती हो और मेरी ड्रीम सिंगर हो, मतलब को सिंगर मुझे नहीं मिली आज तक। तो सिंगर चेंज होती रही। और वैसे भी हमारी एक सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है, वो पिछले 1 साल से ही है हमारे साथ। तो उसके साथ हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे हुए थे, बट ठीक है, मतलब उसको कभी कभी बुला लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट इट्स नॉट अबाउट सिंगिंग, इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स नॉट अबाउट हाउ गुड यू प्ले, इट्स नॉट अबाउट हाउ सुंदर यू आर। लेट्स कम टू द ड्रीम गर्ल नाउ। इट्स नॉट अबाउट कि मेरे सपनों की रानी सुंदर होगी। फॉर मी इट्स नॉट अबाउट मेरे सपनों की रानी या मेरे सपनों का दोस्त, उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा तो मजा आना चाहिए, वाइब आनी चाहिए उसके साथ। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट टू टेस्ट देम। इट्स अबाउट फॉर अ फ्रेंड, इफ यू टॉक अबाउट अ फ्रेंड, हाउ टू मेक अ गुड फ्रेंड, टेस्ट हिम ना। लाइक जस्ट सी इफ यू आर नॉट देयर विद हिम, डज ही हेल्प यू, और कुछ अगर आप उसके साथ नहीं हो तो उसको कैसा फील होता है। अगर आप बुरे वक्त में हो तो क्या वो हेल्प करता है? अगर आपका ब्रेकअप हो रखा है तो क्या वो उसको पड़ी हुई है आपकी, क्या वो आपको सुन रहा है? अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो और आप उससे डिस्कस कर रहे हो तो क्या बात को घुमाता है या बात को अच्छे से सुनता है? ये होता है ड्रीम फ्रेंड। ऐसी ड्रीम कस्टमर भी होता है। ड्रीम कस्टमर वो होता है जो आपको इरिटेट ना करे, आपको इरिटेट ना करे कि हमने 25,000 रुपए दिया है आपको और आपने तो हमारी हेल्प ही नहीं करी, और इतना आपने बताया लेकिन समझ ही नहीं आया, और नहीं तो हम कैसे करें। व्हाटएवर, ड्रीम कस्टमर के बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है? अभी उसको थोड़ा डीप में नहीं जाऊंगा उतना, वो दैट इज डिफरेंट टॉपिक। बट ऐसे ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय, आपको पता ही नहीं है आपको क्या चाहिए। इन्वेस्ट कर दोगे अपने इमोशंस कहीं पे भी। इमोशंस पैसे की तरह भैया, सोच समझ के इन्वेस्ट करो। समझो पहले कि तुम्हें क्या चाहिए। इस दुनिया में 99% लोग आपके लिए नहीं है। एक लड़की है, सुंदरता उसके अंदर बहुत है, और लड़का आकर्षित होकर उससे प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, उससे मरना चाहता है। और एक लड़की है, वो देखती है, अरे ये तो बड़ा स्टेब्लिश्ड है, अरे इसकी हाइट भी अच्छी है, अरे इसके पास तो पैसा भी है, इसकी जात भी हमसे मिलती है। जात देख के, इंटरकास्ट देख के, कास्ट देख के, ये सब बेसिस पे शादी मत करो कि उसका पैसा अच्छा है, जमीन अच्छी है उसके पास, है ना? क्योंकि जमीन शादी के बाद भी रहेगी, पर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे वो कहीं और जाके किसी के साथ अफेयर कर रहा है। तो पैसा आप एंजॉय करोगे, लेकिन जब आपको ये पता चलेगा आपका पति किसी और से एंजॉय करता है, तो वो पैसा किसी काम का नहीं, वो BMW किसी काम की नहीं है, वो बंगला किसी काम का नहीं, वो हीरे जवाहरात किसी काम के नहीं है, जब आपका पति शुरू से ही दूसरी जगह मुंह मारने के लिए आदत पड़ी हुई उसकी।
ड्रीम गर्ल क्या है मेरी, व्हाट इज माई ड्रीम गर्ल, कौन है ऐसा बंदा, कौन है ऐसा बंदा जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा है। उसको पकड़ के रखो, उसको जाने मत दो, और अगर उसकी बुरी हालत हो रही है तो उसमें आप हेल्प करो, आप सब छोड़ के हेल्प करो भैया, अगर वो चाहते हो। आज की डेट में मेरे पास मेरी ड्रीम गर्ल है। मैं अपनी कभी, ये जो करंट गर्लफ्रेंड है, मैंने कभी कहानी बताई नहीं और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं बताने में, मैं बताऊंगा नहीं अनलेस एंड अनटिल कुछ बड़ा कुछ मेजर अगर हो गया तब कभी बताऊंगा जिंदगी में, फ्यूचर में। नहीं तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं बताने में आप लोगों को उसके बारे में, मैं कहाँ मिला उसके अंदर, और कुछ तो मैं थोड़ा बहुत तो बता चुका हूँ, ऐसा नहीं है, बट मैं बहुत उसको सिक्योर रखना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पसंद है उसके बारे में कि कोई बात करे। आई बिकॉज शी इज द बेस्ट। शी आफ्टर सो मच स्ट्रगल एंड लर्निंग I have this chhati indri about friends and girlfriends. I have this sense. मैं आदमी को देख के आदमी को बता दूंगा ये आदमी मेरे साथ पटेगी कि नहीं पटेगी, इस आदमी की देख के बता दूंगा इस आदमी कि ये आदमी मेरे साथ नहीं मैच कर सकता, सॉरी, इस औरत को मेरे जिंदगी से निकालो। मैं इस लड़की से दोस्ती नहीं कर सकता हूं, ना ही ये लड़की मेरे से शादी कर सकती, ना ही मैं इससे प्यार, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं बस लड़की से 2 सेकंड बात करूंगा, सिर्फ शक्ल देखूंगा, बात करूंगा, उससे 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगा, मुझे 5 मिनट बस कन्वर्सेशन के लिए चाहिए, खत्म। ये सीखा मैंने, उस दर्द में सिर्फ रहा नहीं, उस दर्द से बहुत कुछ सीखा है मैंने। हर कोई आपके इमोशंस को डिजर्व नहीं करता है। डोंट स्पेंड योर इमोशंस इज लाइक मनी, बी अ माइजर विद इमोशंस, नॉट विद मनी को इन्वेस्ट करो अच्छी जगह पे, उससे और मनी आएगा, बट इमोशंस में माइजर बनो, कंजूस बनो। नहीं, मुझे नहीं करनी इससे दोस्ती, मुझे इससे प्यार नहीं करना, मुझे उससे प्यार नहीं करना। आपको पता होना चाहिए आपको किससे दोस्ती करनी है, आपको पता होना चाहिए कि आपसे किसको प्यार करना है, किसको मोहब्बत देनी है आपको। अगर आप एक बार पता कर लो ना कि मुझे ये आदमी चाहिए, लोगों से पूछो कैसी लड़की चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, रोमांटिक होनी चाहिए, क्यूट होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। लड़कियों से पूछो केयरिंग होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, जबकि उनकी पहली प्रायोरिटी यही है कि सेटल होना चाहिए, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, बेइज्जती हो जाएगी ना। इनफैक्ट आपको मैं एक बात कहता हूं और इस पर खत्म करता हूं इस नोट पे, गोल्ड डिगर लड़कियां ज्यादा सही रहती हैं। ये क्या कह दिया मैंने, वो लड़की जो पैसे के लिए मोहब्बत करे, जो गोल्ड डिगर होती है ना, कि कार देखी बैठ गए, आई लव यू बोल दिया और कार देख के अट्रैक्ट हो गए, वो ज्यादा बेटर होती है। अरे भैया वो ऑनेस्ट तो है, उसको देख के समझ में तो आता है कि भैया, अरे बाप रे बाप, कि भैया एक कार के लिए आई है, कि तुम्हारे पैसे के लिए आई है, वो ज्यादा सही। आपको पता तो है कि क्या चाहती है, इसका मोटिव क्या है। यहां इंडिया में चाहिए है, सब साले गोल्ड डिगर हैं सब साले गोल्ड डिगर। मैं आपको बताता हूं कैसे, सुनो। सबसे पहले कोई लड़की मोहब्बत करेगी किसी से तो कहेगी कि मुझे कैरेक्टर चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, केयरिंग चाहिए, लेकिन अगर लड़का स्टेब्लिश नहीं होगा उसको छोड़ देगी। और अगर गलती से लड़की ने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे गरीब से शादी करनी है तो उसके घर वाले छुड़वा देंगे, तो घर वाले गोल्ड डिगर हो गए। घर वालों को तो गोल्ड डिगर ही चाहिए भैया, घर वाले सबसे पहले गोल्ड देखते हैं। ये नाम सिर्फ आप लेते हो कि हमें ना मैं मुझे तो प्यार है क्योंकि उसके व्यक्तित्व से प्यार है, मुझे उसके नेचर से प्यार है, मुझे उसकी बातों से प्यार है, वो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, वो गाता अच्छा है, वो बजाता अच्छा है, वो एक्टिंग अच्छी करता है, उसकी हाइट अच्छी, वो हैंडसम है। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि वो सेटल नहीं है, तब आप कहोगे भैया इससे शादी नहीं हो सकती, इससे बॉयफ्रेंड बना लो, शादी नहीं कर सकते। आप देखो 99% लड़कियां आपको छोड़ देंगी, 99% लड़कियां आपसे कभी शादी नहीं करेंगे अगर आप सेटल नहीं हो तो बुरा लगता रहे, बुरा लगता रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1% लड़कियां सिर्फ होंगी, 1% लड़कियां जो होंगी वो आपसे कहेंगी ठीक है मैं भी कमाती हूं तुम भी कमाओ। और ऐसे ही सेम 99% लड़के जो हैं वो शादी ही इस बेस पे करते हैं कि इसकी सुंदरता है, सुंदर बहुत है भैया, तो 90-10 लड़के, 90% है, 10% थोड़े सही हैं, 90% हैं लड़के ऐसे सुंदरता देख के प्यार करेंगे। उसके बाद
टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ जाएंगे, फिर उनको डोमिनेट करती है, उनको कहेगी चल ये इधर आ, फोन बाइक लेके इधर आ जा, वो उधर आ जाएंगे, प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाना, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूं तुम्हारे। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चल इधर आ, चलिए कर, इशारों में नचाती है लड़कियां, सुंदर है ना। ड्रीम कस्टमर देखो, सॉरी ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय देखो, हु इज योर ड्रीम बॉय .com सीक्रेट्स पढ़ो, उसमें ड्रीम कस्टमर के बारे में उल्लेखन है, उसको करेक्ट करो। उसमें पता है क्या लिखा है, रसल ब्रांसन ने लिखा है कि मैं 6 साल ऐसे लोगों के साथ काम किया हूं जो लोग कंप्लेन पे कंप्लेन करते जाते हैं, काम भी कर रहे हैं, उनको कंप्लेन पे कंप्लेन करते जाते हैं, और दे आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, दे हैव ऑलवेज दिस गुड, किसी का एटीट्यूड इशू, किसी का ये इशू, दीज आर नॉट माई ड्रीम कस्टमर्स। उनके लिए आप कुछ भी निकाल के रख दो, अपनी पूरी किताबें निकाल के रख दो, सारा ज्ञान निकाल के रख दो, उनके पास कंप्लेन होती है सिर्फ आखिरी में, क्योंकि वो एक्शन लेते नहीं है, तो दे आर नॉट एक्शन टेकर्स ऑल्सो। तो उन्होंने कहा कि जब 6 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक्शन टेकर्स, यानी जो एक्शन ले रहे हैं, उनको अपने इनर सर्कल में काम करना है उनके साथ। जो आदमी क्वालिटी को ज्यादा महत्व देता हो पैसे से, ये नहीं वहां बैठा हुआ है $25,000 खर्च कर रखे हैं और वहां बैठे बैठे सोच रहा है अरे यार क्या होगा, पैसे होगा ये वो, अरे बाप रे बाप इतना पैसा खर्चा हो गया, बाप रे कुछ होगा कि नहीं होगा। जो डरे अंदर से, जो ऑलरेडी थोड़ा सा सक्सेसफुल है, जो ऑलरेडी $1 मिलियन या $2 मिलियन कर चुका है, वो मेरा ड्रीम कस्टमर है। ये रसल ब्रांसन ने बोला इनर सर्कल के लिए। नॉट एवरीबडी हु हैज मनी, एवरीबडी हु हैज मनी। ऐसे मेरे कुछ ऐसे बैंड में भी ऐसे ही कुछ लोग हैं, तो बॉलीवुड भी बैंड कर रहे हैं कुछ लोग, मैंने देखा है, सूफी भी कर रहे हैं, सस्ते में भी कर रहे हैं, महंगे में भी कर रहे हैं। नहीं, मेरा ड्रीम क्लाइंट क्या है, वो आदमी जो अच्छे से बात करे, जिसको बॉलीवुड पसंद हो, जो रेड लेबल पीता हो, जो शिवास रीगल पीता हो, नॉट जो बीपी पीता हो, कंटिक्यूटी पीता हो, क्योंकि उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो चिक चिक करेगा, वो चिक चिक करेगा, ही विल डू चिक चिक कि 10,000 बहुत ज्यादा ले रहे हो। तो मेरे सारे कस्टमर्स जो हैं वो, उनके पास, सबके पास 1 करोड़ के ऊपर की कार है, तब जाके वो 1 लाख रुपए का बैंड हायर करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए कि भाई ये पैटर्न है, इस पैटर्न के साथ मुझे काम करना है। और भी बहुत, नॉट कि सबके पास मनी है, उनके पास 500 करोड़ पास, उनके साथ काम नहीं, उनके साथ काम नहीं करना है। एक मेरे कस्टमर थे बहुत पहले, कस्टमर बनने चाह रहे, बाद तक बने नहीं, वो हर चीज में मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे रेंट एग्रीमेंट दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, तब पेमेंट करेंगे। तो मैंने वहां से लिख लिया, मैंने कहा जो आदमी ज्यादा क्वेश्चनिंग करे, चिक चिक करे, जो आदमी बात बात पे रसीद मांगे, जो आदमी बात बात पे रेंट एग्रीमेंट मांगे, आधार कार्ड मांगे, उससे काम नहीं करना उसके साथ। क्यों नहीं करना? क्योंकि आज वो आपने पैसे दे लिए, आपने आधार कार्ड दे दिया, आपने पैसा ले लिया, वो कल फिर चिक चिक करेगा, स्पीकर की क्वालिटी सही नहीं है, गाने में आवाज सही नहीं। हाँ ठीक है भैया, नॉट एवरीबडी लाइक्स मी, इट्स ओके, इट्स बेटर टू नॉट वर्क विद देम। डोंट गो विद द इरिटेटिंग क्लाइंट, डोंट गो, वर्क विद द हम्बल पीपल। एक मेरी अभी रिसेंटली एक मेरी क्लाइंट है, आपको कुछ बुरा तो नहीं लगा? अरे हम नहीं आ पाए, अरे मेरे ये नहीं आ पाए, शौहर नहीं आ पाए, अरे सॉरी, बहुत आपको, आपने परफॉर्म किया, आपको कुछ चाहिए, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पी लो, आप चाय, ड्रिंक्स ले लो, आप ड्रिंक्स ले लो, ए इनको बारटेंडर इनको ड्रिंक बनाओ सबको। अच्छा बैंड वालों को देना है क्या? अरे देना क्यों नहीं है, कैसे बोल दिया तुमने, इनको सबको ड्रिंक बना दो, खाना क्या खाएंगे, खाना लगाओ इनको, खाना लगाओ, और क्या, और कोई दिक्कत नहीं। भाई मेरे को सॉरी यार, सॉरी पार्थ, मैं आपका बैंड जो है ना जब परफॉर्म कर रहा था लोग कम आए थे, प्लीज 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 सॉरी, हम 10 बार सॉरी बोल रहे हैं। मैंने बोला सर पेमेंट बची हुई है, उसमें 2,000 रुपये ज्यादा दे दिया उन्होंने, कहते ये लो ले जाओ, खत्म करो। ये होता है क्लाइंट। और क्लाइंट कहाँ रहता है? अमेरिका में रहता है, अमेरिका से आया था। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनका अमेरिका के साथ लिंक होता है कहीं ना कहीं, दे आर वेरी हम्बल। उनकी वाइफ जो मेरे से इतने अच्छे से बात कर रही, बात बहुत अच्छा गाया आपने, यू आर सच अ ग्रेट सिंगर। और एक कस्टमर, ये क्या कर दिया है, हो गए आपके 3 घंटे हो गए, अभी 1 घंटा और गाओ। अरे 3 घंटे की बात हुई थी सर, 1 घंटा और गाना पड़ेगा। काम ही नहीं करना। स्पेसिफाई कौन है वो आदमी जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, कौन है।
ऐसी कौन है वो औरत जिसके साथ रहना चाहते हो? क्या ऐसे फीचर्स होते हैं उस लड़की में जो लड़की छोड़ के नहीं जाती आपको? तो मेरे पास कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं कि मैं अपने अनुसार, मेरे पर्सनैलिटी के अनुसार है कि जैसे मुझे जहां भी किसी ने ज्यादा फोटो डाली, स्टेटस डाला, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, ज्यादा हर चीज पे खोट फोटो, मैं समझ जाता हूँ ये लड़की मेरे लिए नहीं बनी है। जबकि मैं खुद कभी कभी स्टेटस डालता हूं अपने व्हाट्सएप पे, लेकिन मुझे पता है ये लड़की के साथ मैं नहीं कर सकता शादी, सॉरी, क्योंकि इसका मेटेरियलिस्टिक एक वो है। मैं मटेरियल लेके शादी, मुझसे साला गरीब सब्जी मंडी में बैठूंगा, मेरे साथ शादी करनी हो तो करो, और उसके बाद वहां से हम साथ में ग्रो करेंगे। अब बताओ करनी है कि नहीं? नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लड़की शादी नहीं करेगी मेरे से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सब्जी मंडी में अकेले बैठूंगा, साथ में बैठना है तो बैठो, और अगर तुम साथ में बैठोगे तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ देने वाला हूं। ऐसी लड़की है, मिल जाए तो कर लो, नहीं मिल जाए तो आत्मज्ञान है, उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। क्योंकि प्यार करने के बाद, अरे भाई साहब, जिम्मेदारियां आती हैं बहुत सारी। शादी के बाद बहुत जिम्मेदारियां आती हैं। अगर शादी नहीं हुई तो इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है इस दुनिया में कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है। पर शादी हो गई है और अच्छी लड़की है तो भी वो उतना तो वरदान नहीं है, पर थोड़ा सा इंटेंसिटी कम है, पर ठीक है, चलेगा। पर शादी हो गई है पर लड़की ऐसा काम नहीं करने दे रही जो आप करना चाहते हो, और वो अपने हिसाब से चला रही है क्योंकि आपने सुंदरता की वजह से शादी कर ली और आप फंस गए, खत्म जिंदगी। तलाक भी नहीं दे पाओगे। क्यों? एलिमिनेट टेस्टिमनी देने से डरते हो, फिर अफेयर करोगे, इधर उधर छुप छुप के अफेयर करोगे, कुछ नहीं होने वाला। एनीवे, तो ये थी मेरी पूरी कहानी। और देखिए, मैं किसी से गिला शिकवा नहीं रखना चाहता, आखिरी में जाते जाते बोलना चाहता हूं, लेकिन जो दर्द है वो दर्द है, जो चोटें हैं, देखिए कहते हैं ना, घाव भर जाता मरहम, मरहम भर जाता है, जख्म नहीं जाता। जख्म, सॉरी, क्या बोलते हैं, जख्म भर जाते हैं लेकिन दाग नहीं जाते। दाग तो रहेगा यार, सॉरी, दाग रहेगा। साधना से दाग खत्म नहीं होता है, पर हाँ, ये दाग से डिस्टेंस हो जाता है एक। अब कैसे होता, क्या होता है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, अभी एक कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, ऑलरेडी कई बार कर चुका हूं। तो ये थी पूरी कहानी। आई होप आपको, आपने कमेंट जरूर रखिएगा नीचे कि, क्योंकि मैं सच में जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या, मतलब मैं पहली बार इतनी पर्सनल चीज़ बता रहा हूं आपको। तो अपने कमेंट जरूर रखिएगा कि आपको क्या लगा, आपने क्या सीखा पूरी कहानी से, आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, या फिर कैसा लगा, मतलब कहानी आपसी लगी, मतलब कुछ आपको फील हुआ था क्या, कुछ कुछ, तो डेफिनेटली बताइएगा। थैंक यू।